मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। बाकी जैसे आपके पीछे यहाँ आप पीछे देख भी रहे होंगे कि थंबनेल पे लगा हुआ है, आप लोगों का सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर रेगुलर डिस्काउंट अभी कंटिन्यू है जब तक हमारे नवरात्रे चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया हमारे कोर्सेज को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिटेल्ड कोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करता हूं तो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए सेपरेट बैच चल रहा है। जेईई या एई के स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो उनके लिए सेपरेट बैचेस चल रहा है। ठीक है, बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन एडी ऑनलाइन क्लासेस को, जहां से आप लोग अपने डिफरेंट कोर्सेज या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज का जो सेशन है स्टूडेंट, आप लोगों का यूआरएससी का एग्जामिनेशन आपके सामने पर लगा हुआ है। ठीक है, इससे पहले मनीष सर की क्लास चल रही थी रमन सर क्लासेस चैनल पर, वहाँ पर सर ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आप लोगों के साथ डिफरेंट मैथडोलॉजी के साथ डिस्कस भी किए। सेम इसी सीक्वेंस में अभी जो हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूआरएससी का 2022 का टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर है। सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, साथ के साथ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी अपने कॉमन पार्ट को देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, किस लेवल पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर भी देते रहिएगा। ठीक है, कमेंट्स पर मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के फोकस नहीं करूंगा। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारा मैक्सिमम ध्यान क्वेश्चन की तरफ हो, ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है स्टूडेंट, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि करंट आई थ्रू ओम रजिस्टर, ये इस तरह का छोटा सा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मुझे गिवन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मुझे गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि 2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। यहाँ डायरेक्शन दिखाई हुई है, यहाँ पर करंट आई लिख कर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो करंट आई है ये 2 ओम के रजिस्टर से कितना पास होगा। मुझे सर्किट को देखकर एक बात क्लियरली समझ आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ से देखूं भी, अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, मैंने सिंपल सी बात कही कि ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, और दोनों ब्रांचेस के अगर मैं दोनों नोड को देखूं तो दोनों नोड कॉमन है। और किन्हीं भी दो ब्रांचेज या मल्टीपल ब्रांचेस के अगर दोनों नोड कॉमन है आपके, ठीक है, तो वो ब्रांचेस हमेशा कैसे होती हैं, आपकी पैरेलल में होती हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी बात हम ये भी जानते हैं, मैंने यहाँ से कहा भी कि सबसे पहले बात मैंने क्या कही कि 2 ओम और 2 ओम के जो रजिस्टर हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। इसके रिस्पेक्टिवली अगर मैं इक्विवेलेंट देखूंगा तो हमें पता है कि दो रजिस्टर का अगर मैं पैरेलल देखता हूं तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। पर जब भी आप लोगों का हमेशा याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट को दिमाग में याद रखिएगा कि सेम वैल्यू के रजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, सेम वैल्यू के रजिस्टर है और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, उस स्थिति में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है आपका, सिंगल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, क्या आपको सिंपल क्या करना है, सिंगल रेजिस्टेंस वैल्यू को देखना है और डिवाइड बाय जितनी वहां पर ब्रांचेज है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर भी था कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ ब्रांचेज भी कितनी थी, 2 थी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 ओम। तो कुल मिलाकर जो बात निकली है वो ये आई है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। और इस 1 ओम को अगर आप देखेंगे तो इस 1 ओम के साथ जो दूसरा 1 ओम है उसके साथ कैसा है, सीरीज में है। उस हिसाब से मैंने कहा कि टोटल जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया है, ठीक है, वो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हमने कहा 2 ओम का रेजिस्टर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया आप लोगों का 2 ओम का, सप्लाई मुझे गिवन है 10 वोल्ट की। तो भाई इस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल करंट की बात करता हूं, मैं यहाँ से ओवरऑल करंट आई को या I1 लेकर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये करंट हमारी यहाँ से I1 अगर जा रही है, टोटल करंट अगर I1 फ्लो हो रहा है, तो I1 की मैंने बात भी कही, यहाँ से मैंने कहा भी, ये हमने क्या लेकर चला, यहाँ से ये करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा I1 इज इक्वल टू सिंपल क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। V कितना है, 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना आया था, 2 आया था, हमारी करंट कितनी आ गई, 5 एम्पियर की करंट आ गई। और इस 5 एम्पियर की करंट को जरा ध्यान से देखें, यहाँ से तो टोटल 5 जा रही थी, ये ब्रांच में भी उतना ही रेजिस्टेंस है जितना दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब जितना करंट पहली ब्रांच में होगा उतना ही करंट दूसरी ब्रांच में भी होगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहीं से क्या कहा कि फिर इसी तरह से अगर मैं लिखता भी हूं कि मैंने क्या कहा कि करंट आई की अगर मैं बात करता हूं तो 5 एम्पियर टोटल आ रहा था, 2 ब्रांचेस हैं, दोनों में बराबर करंट जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का
2.5 एम्पियर। ठीक है, कि हमारी जो करंट निकल कर आएगी वो 2.5 एम्पियर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहें, एग्जाम में नॉन टेक नहीं आता है। ठीक है, इसरो के एग्जामिनेशन का एक बहुत अच्छा बात है, यूआरएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप उठाकर देखें, 60 क्वेश्चन आते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चंस की बात कर दूं कि फिजिक्स का क्वेश्चन भी होगा, एक जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के जो हमारी मैथमेटिक्स होती है 10th लेवल तक जो आती है, उसमें हो सकता है आप लोगों का मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, बाकी नॉन टेक कुछ भी नहीं आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड ये कुछ नहीं आता है, प्योर टेक्निकल एग्जामिनेशन आपका होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ठीक है, हमें लिख रहा है स्टूडेंट, लिसाजोस फिगर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। लिसाजोस जो फिगर होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में टैग लगा हुआ है 2022 का इसरो का ही, यूआरएससी का ही क्वेश्चन। ठीक है, लिसाजोस पैटर्न या लिसाजोस फिगर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात मैं आपको याद दिलाता हूं, कहां पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था आपने CRO में। ठीक है, CRO क्या होता है स्टूडेंट आपका, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म भी देखूं तो ये होता है स्टूडेंट आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये क्या होता है आपका, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करता हूँ, यहीं से मैंने कहा ये जो लिसाजोस फिगर होता है ये कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे वेवफॉर्म्स में किसकी इंफॉर्मेशन देता है स्टूडेंट आपका, फ्रीक्वेंसी और फेज की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सॉरी, ये क्या देता है स्टूडेंट, क्या मेजर करने के लिए यूज होता है आपका, फ्रीक्वेंसी और फेज मेजर करने के लिए आप लोगों का जनरली यूज होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना है वो सिंपल सा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, बाकी जहां पर नहीं समझ आए वहां पर आप पूछ सकते हैं, जो डाउट लगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये रहे इतना। चलिए, इसी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। पैटर्न को समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आर्ट ऑफ CRO, CRT होता है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है स्टूडेंट आपका वो जनरल आपकी C लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है, कुछ इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशंस में दे देता है। ठीक है, कि डेटा टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, कि कौन से डेटा टाइप का कलेक्शन है या कौन सा डेटा टाइप है। सबसे पहले बात आती है आपकी कि डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट आपका। ठीक है, कि डेटा को लिखने का तरीका या किस तरह का डेटा है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में भी कहूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट द डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो एक स्पेसिफिक नोटेशन हम लोग लेकर चलते हैं, जिससे हमें साफ साफ पता चल जाए कि किस टाइप का ये डेटा या किस तरह का ये डेटा यूज हो रहा है प्रोग्रामिंग में। डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्राइमरी होता है। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर बात भी करता हूं, यहां से मैंने कहा भी कि जैसे हमारा सबसे पहले क्या है कि अगर मेरा कोई डेटा इंटीजर है तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम साफ साफ क्या लिख देते हैं, हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप। यहां से अगर मैं लिखूं भी तो INT, इंट हम लोग लिख देते हैं। इससे पता चल जाता है कि जो डेटा या नंबर यूज हुआ है वो इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कैरेक्टर की, बात मैंने की, कैरेक्टर मतलब आपका A, B तरह से कोई भी आप लिख रहे हैं तो आपका डेटा टाइप यूज होता है कैर। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई आप लोगों का, ठीक है, ऐसा नंबर आप यूज कर रहे हैं जिसमें दशमलव आ रहा है, तो मैंने कहा कि उसके लिए यूज होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ठीक है, रिप्रेजेंट जो प्रोग्रामिंग में किया जाता है वो होता है आपका फ्लोट से। ठीक है, ये जनरल किससे लिखा जाता है, आपका फ्लोट से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने बताया कि जिस तरह का डेटा होगा
जैसे यहाँ एक्सप्लेन भी करूँ इस बात को, अगर लिखूं भी, तो भाई इंटीजर कहने का मतलब क्या आपका, कि जैसे आपका 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबर आपको लिखना है। ऐसे कैरेक्टर मैंने कहा तो मैंने कहा ABC, इस तरह से कोई भी कैरेक्टर आपको लिखना है। फ्लोट की बात मैंने कही कि जैसे 1.3 4.5 इस तरह से दशमलव वाली अगर कोई भी संख्या नोटेट करनी है, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप यूज होता है। तो यहाँ मुझे पहचानना था कि कौन सा डेटा टाइप है। स्ट्रिंग भी होता है, कैरेक्टर कैर भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, सबके सब यहाँ पर आपके डेटा टाइप दिए हुए हैं। इसका मतलब जो राइट आंसर था वो क्या था आपका, ऑप्शन डी था। करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, सब जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ सही बात है, क्यों इतने कम लाइव है। देखिए क्वेश्चंस, ये बिल्कुल ना सोचें कि इतने सिंपल क्वेश्चन सर करा रहे हैं, प्रॉपर टैग लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आपके ही एग्जामिनेशन के आए हुए हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कहा कि यही हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट बताना है। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि सबसे पहला पैरामीटर मैंने यहाँ से कहा रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या कहा, रेजिस्टेंस कहा। रेजिस्टेंस से मुझे एक बात समझ आई कि वो पैरामीटर जो किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में धारा का विरोध करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो यहां मैंने साफ समझा था कि करंट के फ्लो का विरोध होता है, अपोज होता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट जब हमने देखा था, तो रेजिस्टेंस का उल्टा आया था आप लोगों का कंडक्टेंस। ठीक है, यही तो कहा था हमने। इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं देखता हूं तो क्या होता आपका, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस हमने साफ साफ कहा था कि ये करंट के फ्लो का क्या करता है, सपोर्ट करता है या आसानी देता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस को जब रिप्रेजेंट किया था तो हमने साफ साफ कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो यहां से बना था R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह से कंडक्टेंस मैंने क्या कहा कि सपोर्ट करता है, इसका उल्टा था। तो हम लोग यहां से क्या कहते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, व्युत्क्रम होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये तो बात आई पहली आपकी। अब देखिए, जैसे रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो इसी की प्रॉपर्टी को शो करने वाला हमने कहा था कि कौन होता है, रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी। फिर इसी तरह से मैंने कहा कि जैसे रेजिस्टिविटी होता है वैसे ही कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के लिए हमने कहा कंडक्टिविटी, चालकता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो यहां हमने डिफाइन किया था रो इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है R इंटू, ठीक है भैया, अगर आप देखेंगे तो रो यहीं रहा, ए ऊपर चले गया, एल नीचे आ जाएगा, तो R इंटू ए बाई एल। और वहीं कंडक्टिविटी को देखते हैं, तो जैसे कंडक्टेंस था रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी की जब बात आएगी तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चार पैरामीटर्स हैं जिनको अक्सर एग्जामिनर आपको पूछता भी है। ठीक है, इतना। हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप पूछा था तो सारे के सारे डेटा टाइप ही तो हैं। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा था तो स्ट्रिंग भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, इस सबके यहाँ आपके डेटा टाइप ही हैं। अब देखें, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं है, और हमारे अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अब हमने क्या कहा, अब अगर हम यहाँ से यूनिट को देखते हैं, यहाँ से अगर हम यूनिट को लेकर चलते हैं, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि रेजिस्टेंस का जब यूनिट देखा था तो ये क्या आया था आप लोगों का, ओम आया था। आप कंडक्टेंस को देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या लिखते थे, सीमेंस भी लिखते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स ही क्या होता है आपका, सीमेंस भी होता है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ यूनिट आता है आपका ओम मीटर, यहाँ पर यूनिट देखते हैं तो ये हो जाता है आपका ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, सीमेंस पर मीटर भी कह सकते हैं। जो अपना करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये था आपका ओम मीटर। यहाँ आपके चारों की यूनिट मैंने आपके सामने पर लिख दी। हमें पूछा हुआ था रेजिस्टिविटी के लिए, प्रतिरोधकता के लिए।
रेजिस्टिविटी के लिए मात्रक कैसे आता है आपका, ओम मीटर आता है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का ओम होता है ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो स्क्वायर पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी होगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों का कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक फिजिक्स या मैथमेटिक्स का लगभग 3 से 4 टोटल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर में लगभग हर बार रहे हैं। ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन की बात की है। कुल मिलाकर ये कुछ इस तरह की बॉडी की बात कर रहा है। कोन मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ शंकु जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कि ये हमारे जैसे हमारी क्या होती है बर्थडे कैप जैसी रहती है। ये अगर मैं बात करता हूँ ये इस तरह का हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर है आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हाइट h लाइज इन एट डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, कि ये हाइट अगर इसकी h है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करती है। हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है तो ये हमेशा कहाँ पर लाई करती है, आपकी सेंटर पर लाई करती है। यहाँ अगर मैं कहूंगा भी तो ये लाई करता है स्टूडेंट आप लोगों का कहाँ पर, h/4 पर। वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ से लेकर चलूं तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि उस हिसाब से इसके स्क्वायर की टर्म्स में अगर मैं इसको देखता हूं कि मैंने यहाँ से क्या कहा, हाइट हमने कहा कि h है। मैं इसके सेंटर पॉइंट पर आता हूँ, सेंटर पॉइंट पर लेकर चलता हूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दोनों साइड से राइट एंगल ट्रायंगल से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू आती है आपकी h/4। तो जो आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है वो कहाँ पर होता है आप लोगों का, हाइट के 4th टाइम्स, या आप कह सकते हैं कि हाइट का 1/4 होता है आप लोगों का। ठीक है, जहां पर 1/4 हाइट होगी वहां पर आप लोगों का क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के स्टूडेंट हैं आप लोग हमारे डिटेल्ड बैच लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात आप लोगों की कि आजकल आपके नवरात्रे पर कोर्सेज पर डिस्काउंट भी है। तो जो स्टूडेंट नए हैं आप लोग डिटेल में पढ़ने के लिए इस बैच में भी जा सकते हैं जेई के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिएगा ईसीएल की बात की है, एमीटर कपल्ड लॉजिक, लॉजिक फैमिली आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ईसीएल के लिए लिख रहा है, एमीटर कपल्ड लॉजिक के लिए लिख रहा है। ठीक है, फैमिली नोन फॉर, ये किस चीज से जानी जाती है। ठीक है, हमें अक्सर क्वेश्चन दो तरह से पूछता है स्टूडेंट आपका। देखें, मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली, सबसे तेज चलने वाली या सबसे तेज कार्य करने वाली लॉजिक फैमिली, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली कौन सा होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की मैंने यहीं से बात की। दूसरा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप लोगों का लोएस्ट पावर कंजप्शन की बात हमें करता है। ठीक है, कि लोएस्ट पावर कंजप्शन। ठीक है, लोएस्ट पावर कंजप्शन किस में होता है। ठीक है, लोएस्ट पावर कंजप्शन की बात हमें पूछता है। तो दो क्वेश्चंस पर मैं सबसे पहले आया, इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले बात कही कि फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली जो होती है वो कौन होती है, आपकी एमीटर कपल्ड लॉजिक होती है। वहीं लोएस्ट पावर कंजप्शन जो होता है वो किस में होता है आप लोगों का, सीमॉस लॉजिक फैमिली में होता है। तो यहाँ आ गया एमीटर कपल्ड लॉजिक, यहाँ आ गया आपका सीमॉस लॉजिक। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर इस फास्टेस्ट इसको कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से अगर मैं लिखता भी हूँ, यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि जो आप लोगों का इस केस में ईसीएल के केस में प्रोपेगेशन डिले जो होता है, ठीक है, वो लगभग कितना होता है आपका 1 से लेकर आपका 4 नैनो सेकेंड तक होता है। ठीक है, जो कि कैसा आप लोगों का, इसको अगर मैं देखूं भी, ये हमारे पास कैसी वैल्यू आपकी बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, लोअर वैल्यू है। और अगर डिले कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, आपका फास्ट होगा। जितनी कम देरी लग रही होगी उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, आपकी स्पीड भी आएगी। ठीक है, वहीं पावर कंजप्शन की अगर मैं बात करता हूं, सीमॉस के केस में जो पावर कंजप्शन आता है या पावर डिसिपेशन जो आता है तो लगभग कितना आता है आपका 0.01 मिली वॉट आता है। लगभग इस रेंज में हमारा पावर कंजप्शन होता है।
तो डिले कम था तो इसीलिए क्या होती है, स्पीड भी तेज होती है। तो हमने क्या कहा कि लॉजिक फैमिली के लिए लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन नहीं बल्कि कैसा होता है आपका, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को जहां पर नहीं समझ आए वहां पर आप पूछ भी सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन यूआरएससी 2022 का ही है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। देखिए, द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज, कि वी नॉट का वैल्यू कितना होगा या वी नॉट का वैल्यू कितना है। सबसे पहले बात आती है सर्किट क्लियर विजिबल है। ठीक है, वैसे तो विजिबल होना चाहिए, नहीं विजिबल हो रहा हो तो मैं यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा सर्किट हमारे पास दिया हुआ है। ये 12 वोल्ट है, यहाँ ये मैंने ग्राउंड किया। ठीक है, ये अपना एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस फिर यहाँ लगा है, एक बैटरी यहाँ लगी है और फिर से ये ग्राउंड है। ठीक है, ये मैंने कहा कि यहाँ पर हमारा वी नॉट है, रेजिस्टेंस 2 ओम का है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है। ठीक है, और ये हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट दें, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कभी भी। ठीक है, व्हाट इज अबाउट फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या था, इट इज अ सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। जरा याद करना कि सैचुरेटेड को मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी फास्टेस्ट ऑपरेशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात याद रखें कि रीजनिंग आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसमें एक बात को हम लोग लेकर चलते हैं कि जब भी दो ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हो, दो ऑप्शन लगभग आंसर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रेफरेंस उसको दी जाती है जो ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है वी नॉट। किसी भी नोड पर कभी भी वोल्टेज निकालना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उस नोड से लेकर हमेशा ग्राउंड तक का वोल्टेज कैलकुलेट होता है, अगर आपको किसी भी नोड पर वोल्टेज निकालना है। बाकी यहाँ इस सर्किट में थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी। जैसे देखिएगा, मैंने कहा कि इस नोड पर कितना वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने देखा कि ये 12 वोल्ट है और दूसरी साइड ये तो ओपन सर्किट है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा, भाई अगर आपको ऐसे नहीं भी पता चल रहा हो तो आप लोग प्रॉपर केबल भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, बाकी मुझे देखकर पता चल रहा है कि दूसरी साइड भी मेरा क्या है, 12 वोल्ट है। ठीक है, और कैसे हैं ये, अगर मैं लेकर भी चलूं अपोजिट पोलैरिटी में है, कि इसका पहला टर्मिनल नेगेटिव था, यहाँ पहला टर्मिनल पॉजिटिव है। भाई इसका मतलब आप लोगों का कि दो टर्मिनल पर सेम वोल्टेज अगर मुझे दिख रहा है तो उस हिसाब से मैं क्या कहता हूँ, तो बीच में आप लोगों का सर्किट है वो टोटली कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये तो था थ्योरेटिकल सीधे, और शॉर्ट लेकर चलोगे तो आउटपुट पर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी। ये तो था शॉर्टकट आपका। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आपने कहा कि सर मैं प्रॉपर केवीएल लगा के चेक करता हूं जो मुझे आता है। मैंने आपसे कहा कि लेट कि यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो ये करंट इस नोड तक आएगा, आगे ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, टोटल करंट आई आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लगाओ जरा इस डायरेक्शन में केवीएल। केवीएल लगाने का नियम क्या होता है कि अगर आप पहला साइन लेकर चल रहे हैं तो हर टर्मिनल पर पहला ही साइन लेना है। ठीक है, तो मैंने केवीएल लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर लगाया, पहला साइन मैंने यहाँ से देखा कि ये हो गया माइनस का 12 वोल्ट। ठीक है, आप आगे चले तो रजिस्टर आपका बायलेटरल एलिमेंट होता है, जहां से करंट एंटर होगी वही टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैंने कहा कि +2 × I। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो +2 × I, और फिर प्लस आ गया आप लोगों का 12 वोल्ट और इज इक्वल टू 0। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 × I बराबर 0। तो भाई इस हिसाब से अगर मैं करंट आई को देखूँ तो यहाँ करंट आई कितना आ रहा है, 0 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, कि करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, 0 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट 0 है तो उस हिसाब से मैंने वी नॉट की बात की। ठीक है, मैंने कहा भी था कि किसी भी नोड पर वोल्टेज निकालना है तो ग्राउंड तक कैलकुलेट होगा। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, 2 × I, दो के अक्रॉस जो ड्रॉप है, और प्लस 12 वोल्ट। तो दो के अक्रॉस ड्रॉप तो यहाँ हम देख चुके हैं कि 0 एम्पियर का करंट था, तो ये 0 हो जाएगा। इस हिसाब से कि जो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट मेरा आना है वो सिंपल कितना आएगा, 12 वोल्ट निकल कर आएगा। भाई कहीं पर नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मुझे इसी सर्किट में आई भी पूछता तो वो भी हमने निकाल दिया, करंट की बात भी करता तो वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। करंट जो आएगा वो 0 आएगा, और वोल्टेज जो आएगी आप लोगों की वो 12 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट या 12 वोल्ट लगभग आएगी। क्या इतना?
चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आईसी टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, आईसी टेक्नोलॉजी का जनरल सा क्वेश्चन आपके सामने पर है। मुझे क्या कहा गया है कि द सर्किट कंपोनेंट्स एंड इंटरकनेक्शंस आर फॉर्म्ड ऑन अ सिंगल थिन वेफर। बस ये वाली लाइन जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि चाहे वो सर्किट के कंपोनेंट हैं चाहे वो इंटरकनेक्शंस हैं, वो कहाँ बनाए जा रहे हैं, एक पतली परत पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक पतली वेफर या सिंगल वेफर की एक पतली परत पर बनाए जा रहे हैं। और ऐसा काम कहाँ पर होता है स्टूडेंट, आप लोगों का मोनोलिथिक आईसी में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में हमने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स जेई में आपको प्रॉपर बताई हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी नहीं पढ़ी, एक बार लेक्चर को देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं देखना है, बस ओवरव्यू देख लीजिएगा कि थिक फिल्म क्या होता है, थिन फिल्म क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है और मोनोलिथिक आईसी क्या होता है। इनके जनरल स्ट्रक्चर को एक बार जरूर लेक्चर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगली बात आती है हमारी यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक जनरल क्वेश्चन की, फुल एडर की। ठीक है, मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फॉर अ फुल एडर, हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास, जब हमने क्या पढ़ा था आपको क्लास में, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की बात की थी। ठीक है, ऐसा लॉजिक सर्किट जो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, या आउटपुट जो देता है वो प्रेजेंट इनपुट के रिस्पेक्टिवली ही हमेशा देता है। देखिएगा, मैंने यहाँ से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, कि मैंने दो चीजें लेकर चली। एक था स्टूडेंट आप लोगों का एडर, ठीक है, और एक था स्टूडेंट आप लोगों का सबट्रैक्टर। ध्यान से देखना, ठीक है, कि एक एडर सर्किट था, एक सबट्रैक्टर सर्किट था। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक, एडर में भी हमने दो बातें कही थी, कि एक आप लोगों का हाफ एडर होता है, कि ये तो कहा था कि ये हाफ एडर, और दूसरा जो आता आप लोगों का वो होता हमारा फुल एडर। एक हाफ एडर होता है और एक आपका फुल एडर होता है। ऐसे सबट्रैक्टर में हमने देखा तो एक हमारा हाफ सबट्रैक्टर होता है, ठीक है, और एक स्टूडेंट इसी तरह से अगर मैं बात कहता हूं तो ये मैंने कहा कि फुल सबट्रैक्टर होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपकी इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस को आपको करवा रहा हूं। देखना, हाफ जब भी आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, तो आपको एक बात समझ जानी है कि जो हमारे पास इनपुट होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। फिर से, चाहे वो एडर है चाहे सबट्रैक्टर है, हाफ की बात आई तो आपने प्रॉपर कहा कि सर इनपुट कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने बात कही कि अगर फुल लिख रहा है, ठीक है, तो फुल के केस में आपको याद रखना है कि फुल मतलब आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे वो कितने होंगे, तीन होंगे। ऐसे यहाँ भी फुल सबट्रैक्टर आपने कहा तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे आपके, ये तीन होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आप लोगों को पूछता है इस तरह से। अब देखना, मैंने यहीं से दूसरी बात क्या कही कि ये तो इनपुट हो गया। अगर मैं आउटपुट को देखता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि दो नंबर्स को जोड़ूंगा तो एक तो जोड़कर वैल्यू आती है, और दूसरा क्या आता है, वहां पर आपका कैरी जनरेट होता है, हासिल आता है। मैंने कहा, क्या कहा कि दो आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है। एक तो वो वैल्यू जो जोड़कर आनी है, और एक उस पर आने वाला कैरी या हासिल जिसे हम कहते हैं। तो मुझे पता चल गया कि दो आउटपुट आने हैं, वो चाहे मैं हाफ एडर में कहूं चाहे फुल एडर में कहूं, तो आउटपुट तो फिक्स है कि एक जो वैल्यू आएगी और एक कैरी आएगा। ऐसे ही सबट्रैक्टर में भी मैंने कहा कि एक आउटपुट तो वो होता है जो डिफरेंस लेकर वैल्यू आती है, और कई बार ये होता है कि मैं पीछे से बोरो भी खींचता हूं तो दो मेरे पास क्या होंगे, आउटपुट होंगे। तो आउटपुट के लिए आपको एक बात समझ आ गई, चाहे वो हाफ है चाहे वो फुल है, चाहे वो एडर है चाहे वो सबट्रैक्टर है, आउटपुट फिक्स है आपके, कि आउटपुट कितने आएंगे आपके, दो ही आपके हर केस में आउटपुट आएंगे। ठीक है, अगर मैं लेकर भी चलता हूं, मुझे एक बात समझ आ गई कि आउटपुट अपने पास कितना आएगा, दो आउटपुट ही हमारे पास आएंगे। अब देखें, इसी बात को थोड़ा सा और अब मैं क्लैरिफाई करता हूं, थोड़ा सा और मैं इसी बात को लेकर चलता हूं। मैंने क्या कहा कि जो दो इनपुट होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। ये तीन इनपुट हैं वो कोई भी वेरिएबल। आउटपुट की मैंने बात की तो एडर का केस देखूंगा तो आपका पहला आउटपुट सम और दूसरा आउटपुट कैरी होता है। ठीक है, सबट्रैक्टर का केस देखूंगा तो पहला आउटपुट आप लोगों का डिफरेंस होता है और दूसरा आउटपुट आप लोगों का बोरो होता है। ठीक है, जो पीछे से लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या कहा कि यहाँ अगर मैं कहूँगा सबट्रैक्टर हाफ सबट्रैक्टर है, ठीक है, ये हाफ, ये क्या कहा, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैंने एडर लिखे हुए हैं पहले दोनों, तो एडर के केस में आपका फिक्स रहेगा कि पहला क्या आएगा, सम आएगा, और दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट, आपका कैरी आएगा। फिर ऐसे यहाँ देखते हैं तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका बोरो आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखते हैं कि एक हो गया डिफरेंस और एक हो गया स्टूडेंट आप लोगों का बोरो। ये कहानी कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन को, मैं सारी चीजों को यहीं पर आप लोगों को डिक्टेट कर दूंगा, आप थोड़ा सा बस ध्यान से देखते रहिए।
मैंने क्या कहा यहाँ से कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन फुल एडर का था। मैं हाफ एडर की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों का, तो सम का एक्सप्रेशन जो आता है, अगर दो इनपुट ए और बी, यहाँ जैसे एक्स और वाई लिए हैं, तो ये आता आपका एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, कैरी की बात करूंगा तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का एक्स डॉट वाई, ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, ऐसे ही फुल एडर की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट आपका एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर और जेड। ठीक है, कैरी की बात करूंगा तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस एक्स इंटू जेड, ये सिंपल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, आगे इस बात को और डिटेल में बताते रहूंगा। मैंने क्या कहा, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था फुल एडर का। फुल एडर के केस में क्या आता है आपका, ये सम का एक्सप्रेशन गलत है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तीनों का एक्सॉर आता है, तो ये दो ऑप्शन में आपका सही है। कैरी की बात करता हूं तो कैरी आपका सी वाले ऑप्शन में गड़बड़ है, डी वाले में सही है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए हो रखा है। ठीक है, तो इसको सही लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट लिख लीजिएगा, चारों ऑप्शन पर ए लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया डी। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनकर आ रहा है सिंपल कौन सा आ रहा है आपका, सम भी सही है कैरी भी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आया हो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जहाँ पर क्लियर ना हो रहा हो उस बात को आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट होते हैं जिन पर बेस्ड डिफरेंट टाइप का इस तरह से कुछ भी पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट अकर्स व्हेन। ठीक है, कि मेटा स्टेबल स्टेट की बात कर रहा है कि मेटा स्टेबल स्टेट कब अकर करती है। देखें, मेटा स्टेबल स्टेट कब अकर करती है। ठीक है, सब्ट्रैक्टर बता दीजिए। सब्ट्रैक्टर में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, इतना याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। देखिए, सब्ट्रैक्टर की भी हम बात करते हैं, सब्ट्रैक्टर को भी अगर हम लिखते हैं, मैंने सिंपल सी बात कही कि दो तरह से थे आपके। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर था और दूसरा क्या था आप लोगों का, फुल सब्ट्रैक्टर था। हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस की बात अगर मैं करता हूँ तो ये सिंपल कैसा आता है आप लोगों का, दो इनपुट जो भी होंगे एक्स और वाई हैं तो एक्स एक्स और वाई। यही हमने कहा था कि बोरो को अगर हम देखते हैं तो ये सिंपल क्या आ जाता है आपका, एक्स डॉट वाई का बार आ जाता है। ऐसे फुल सब्ट्रैक्टर के केस में अगर हम देखते हैं, पहले अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो ये सिंपल कैसा आ जाता है आपका, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड आ जाता है, तीनों का एक्सॉर आ जाता है। और बोरो की अगर आप बात करेंगे तो बोरो के लिए आता है आप लोगों का एक्स डॉट वाई का बार प्लस। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूं तो जेड बार डॉट एक्स एक्सॉर वाई आ जाता है। ये कुछ इस तरह से फिर हमारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फिर आप सब्ट्रैक्टर की भी बात करते हैं। देखिए, मेटा स्टेबल स्टेट की बात चल रही थी, मेटा स्टेबल स्टेट को हम कह रहे थे। मेटा स्टेबल स्टेट कहने का मतलब आप लोगों का कि एक स्टेबल स्टेट से पहले की जो कहानी होती है, ठीक है, कि ये कब अकर करती है, जब राइज टाइम फॉल से कम होता है या प्रोपेगेशन टाइम ज़्यादा होता है, या आप लोगों का सेटअप और होल्ड टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो आप लोगों का सही से नहीं चल रहा होता। मेटा स्टेबल स्टेट आती है एक तरह से आप फ्लक्चुएटेड स्टेज कह सकते हैं, कि जब आप लोगों का, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, सेटअप और होल्ड टाइम जो होता है आप लोगों का वो प्रॉपर नहीं आता है, उस स्थिति में हमारी क्या कर करती है, मेटा स्टेबल स्टेट अकर करती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, ठीक है, स्टडी विद कॉन्सेप्ट, मुझे लग रहा है आपकी क्लास थोड़ा सा पीछे चल रही है। ठीक है, उसको स्क्रॉल कीजिएगा आगे को तो आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं, आपके आंसर अब आ रहे हैं पीछे के क्वेश्चन। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। बाकी जितने भी हमारे आईटीआई के स्टूडेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चाहे वो फाइनल ईयर हो या हो चुका है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो डिटेल्ड बैच आप लोगों का चल रहा है, लक्ष्य बैच आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। जेई का बैच अलग है, आईटीआई का बैच अलग है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ईडी ऑनलाइन क्लासेस। वी गेट परसेंटेज रिपल इफ मल्टीप्लाई विथ, रिपल की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है, रिपल की बात कर रहा है।
रिपल का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का फ्लक्चुएशन से एसी से, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से कहता भी हूँ रिपल फैक्टर को अगर मैं लिखता हूँ, तो रिपल फैक्टर कैसा होता है स्टूडेंट आप लोगों का, आर इज इक्वल टू होता है आप लोगों का आरएमएस वैल्यू ली जाती है पर किसकी, आरएमएस ऑफ एसी डिवाइडेड बाई आरएमएस ऑफ एसी कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाता है आपका, एवरेज और डीसी वैल्यू। ये जनरल फॉर्मूला आता है स्टूडेंट हमारा रिपल फैक्टर का। दूसरी बात हमें एक और याद रखनी है कि रिपल फैक्टर की जब भी बात करेगा स्टूडेंट आपका, इसके लिए हमेशा याद रखें कि ये हमेशा कैसा होना चाहिए, मस्ट बी लो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, मस्ट बी लो एज मच एज पॉसिबल। ये कैसा होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों का, कम से कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमेशा कैसा आना चाहिए आपका, कम से कम आना चाहिए। जरा मुझे वैल्यूज लिखकर दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आंसर तो आ ही जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितना होता है और फुल वेव के लिए कितना होता है, जरा ऑप्शन में लिखिएगा। बाकी यहाँ परसेंटेज रिपल की बात की हुई थी, मैं तब तक यहाँ आंसर पर आता हूँ। मैं परसेंटेज रिपल फैक्टर को अगर देखूंगा तो ये आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट अपॉन एवरेज लिख रहा है, डीसी लिख रहा है, तो एवरेज कहिए या डीसी कहिए एक ही बात होता है। ये आ जाता है वीडीसी और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा कि हमें क्या करना है कि परसेंटेज रिपल अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं किसका, रेशियो ऑफ इनपुट रेशियो नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं, रेशियो ऑफ एसी आरएमएस, प्रॉपर लिखा है एसी आरएमएस टू द डीसी वोल्टेज। तो ये अपना आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर लिखो जरा। वेरी गुड, 0.48 और 1.21। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों ने अक्सर एग्जामिनेशन में देखा होगा, ठीक है, कि रिपल फैक्टर की बात हमें क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता भी है। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आता है 1.21, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जिसे हम कहते हैं, तो 0.48 आता है। तो यहाँ से मुझे दो बातें क्लियर हो रही हैं, अब देखना यहाँ से, ठीक है, कि हाफ वेव के लिए ज़्यादा आती है वैल्यू जबकि फुल वेव के लिए कम आती है, ठीक है। तो हमने कहा भी था कि ये कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का एक एडवांटेज होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का ड्रॉबैक होता है, इसकी कमी होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका ड्रॉबैक या फिर कमी, ठीक है। तो अपना जो आंसर है दैट इज ऑप्शन। मैंने रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को लिखाए हैं जिनको आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। हर एक क्वेश्चन यूआरएससी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पर नहीं समझ आए जरूर पूछें आप लोग। ये रहे इतना, कोशिश करें कि आप लोग शॉर्टकट स्क्रीन शॉट ना ले रहे हो, आप साथ के साथ प्रॉपर नोट डाउन कर रहे हो। एवलांचे ब्रेकडाउन इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन फिनोमिनन। कि एवलांचे ब्रेकडाउन की बात की है स्टूडेंट आपका कि एवलांचे ब्रेकडाउन किस पर डिपेंड करता है, तो मैंने आपको लिखवाई हुई है ये बात, ठीक है, कि जीनर की बात जब आती है, मैंने कहा भी था कि ब्रेक डाउन को अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब आप लोगों को यहाँ से हमने समझाया भी था कि आपका क्या हो जाना, भंगुर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन आप लोगों का दो तरह से होता है स्टूडेंट आपका। पहला होता है आपका फॉरवर्ड बायस ब्रेक डाउन, ठीक है, यहाँ से मैंने कहा भी कि फर्स्ट होता है फॉरवर्ड बायस ब्रेक डाउन, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहीं से अगर मैं कहता हूँ रिवर्स बायस ब्रेक डाउन, ठीक है, दूसरा क्या जाता है, रिवर्स बायस ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला कहा फॉरवर्ड बायस ब्रेक डाउन और दूसरा कहा रिवर्स बायस ब्रेक डाउन। फॉरवर्ड बायस ब्रेक डाउन के लिए मैंने साफ साफ कहा, ठीक है, कि जब फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो एक लिमिट से क्या हो जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, ज्यादा हो जाता है। मैं यहाँ से कहूँ भी कि आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज से भी ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा आ जाता है, वेरी हाई हो जाता है, तो डिवाइस आपकी ब्रेक डाउन में होती है। वहीं रिवर्स बायस की बात करता हूँ, सेम बात आपकी, रिवर्स वोल्टेज अगर आप लोगों का किससे ज़्यादा हो जाए, पीक इन्वर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो डिवाइस हमारी कहाँ होती है, ब्रेक डाउन में होती है, ठीक है। रिवर्स बायस ब्रेक डाउन का रोल मेजर होता है, ये दो टाइप का होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है। ये दो टाइप कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखेगा। पहला हमने कहा जीनर ब्रेक डाउन, ठीक है, और दूसरा हमने कहा स्टूडेंट आप लोगों का एवलांचे ब्रेक डाउन। ये दो ब्रेक डाउन होते हैं, जीनर और एवलांचे। सबसे पहले जीनर ब्रेकडाउन को अगर मैं लिखता हूं
तो मैंने कहा भी कि ज़ीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो किस मैकेनिज्म पर होता है, किस प्रिंसिपल पर होता है, आपका टनलिंग पर होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का कोलिजन, मैंने लिखा भी था कोलिजन, या फिर कैरियर मल्टीप्लिकेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, कैरियर मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इम्पैक्ट आयनाइजेशन भी कहते हैं। प्रॉपर नोट्स को खोलकर देखिएगा, आपको एज इट इज इस तरह से ये चीजें क्लास में लिखाई हुई, ठीक है, और यही सारी चीजें आप देख रहे हैं कि आपके पास एग्जाम में आई हुई है। एक बात क्लियर होती है कि इसका मतलब जो क्लास में लिखाया गया है प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक एक पॉइंट लिखाया गया है, ठीक है। यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन ए होगा, ठीक है इतना, ठीक है। हाँ, साइड होकर लिखिए, ऊपर लटक जाता हूँ उल्लू की तरह और ऊपर से उल्टे में लिखना स्टार्ट करता हूँ। वो अच्छी बात है कि वैसी कलाकारी मुझे आती नहीं है। इंसान का बच्चा हूँ तो इंसान की तरह ही यहीं पर खड़े होकर लिख सकता हूँ। ऐसे कुछ मेरे अंदर सुपर पावर्स भी नहीं है कि मैं ऊपर उड़कर या ऊपर लटक के लिख सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे ही माफ़ी चाहूँगा कि लिखने के लिए मुझे सामने पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर ऐसी कला कोई आपको आती है तो वो ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि ऐसे पॉसिबल हो सकती है ये चीज़। हो गया? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर सर्किट बनाया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम आप लोगों का 2022 के ही पेपर का है, इसरो की क्यूआरएससी का। क्वेश्चन में सर्किट बना के दिया हुआ है, मुझे पूछ रहा है कि द सर्किट डायग्राम शोज द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद एन अल्टरनेट बायस अरेंजमेंट द वोल्टेज VCE। सब कुछ सर्किट में लगा के दिया हुआ है, मुझे वोल्टेज VCE का वैल्यू बताना है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज का वैल्यू बताना है, सही है। अब देखिए कि मैं यहाँ से अगर इस सर्किट को, सर्किट क्लियर विजिबल है आप लोगों को? हाँ, प्रॉपर सारी वैल्यूज विजिबल हो रही है। देखिएगा, यहाँ मैं एक बार डिक्टेट भी कर देता हूँ, ये 20 वोल्ट है आपका, ठीक है, ये आप लोगों का 10 मिली एम्पियर की करंट नीचे आ रही है, 1200 ओम का रेजिस्टेंस R1 है, 0.1 मिली एम्पियर का करंट है, ये आपका VC है। यहाँ से नीचे वोल्टेज भी दिखाया हुआ है 0.6 वोल्ट है। अरे हो जाएगा, कोशिश जरूर करें, गलत सही आधा अधूरा जितना आप कर पा रहे हैं अपने आप से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिन्होंने पहले हमसे पढ़ा हुआ है या कहीं पर भी पढ़ा हो, आपने ट्रांजिस्टर सर्किट को देखा होगा, ट्रांजिस्टर सर्किट का एनालिसिस पढ़ा होगा। मुझे निकालना है VCE, कलेक्टर से एमीटर का जो वोल्टेज है, और VCE को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि VCE का मतलब है, C का मतलब होता है कलेक्टर से, ठीक है, और E का मतलब होता है एमीटर से, मतलब कलेक्टर से एमीटर का वोल्टेज बताना है, जो कि मुझे कहां से दिखेगा, ये आउटपुट साइड से दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो यहां से तो इनपुट साइड होती है, ये हमारा क्या है, आउटपुट साइड है। ऊपर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि प्लस 20 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, ये बीच में 1200 ओम का रेजिस्टर है। अब इसमें कलाकारी क्वेश्चन एक और दिखाई है, ध्यान से देखना आप, ठीक है, किसने हमें क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया स्टूडेंट, नीचे करंट यहां से जा रही है 10 मिली एम्पियर, यहां से आ रही है 0.1 मिली एम्पियर, तो भाई इसका मतलब टोटल इस नोड से पीछे से जो करंट आ रही होगी दोनों का एडिशन होगा, तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब कितना आ रहा है, 10.1 मिली एम्पियर करंट ऊपर से आ रही है, जिसमें से 0.1 इधर बेस वाली साइड में जा रही है और 10 मिली एम्पियर कलेक्टर साइड से जा रही है। ठीक है इतना, चलिए। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूं, यहीं से अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे सिंपल सी बात क्या कही कि आप जरा केवीएल लगाइए, केवीएल एट आउटपुट साइड, ठीक है, कि आउटपुट साइड में हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं, आउटपुट साइड में हम लोग केवीएल को लगाते हैं। अब आउटपुट साइड में अगर केवीएल को लगाऊंगा, आउटपुट साइड में केवीएल को लगाते हैं, सबसे पहले वोल्टेज आपने देखा +20 है, ये देखो मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक रेजिस्टेंस था जो उसने ब्लॉक के टर्म्स में बनाया है, ये एक ऐसे ट्रांजिस्टर था और नीचे आपका क्या है, ऐसे ग्राउंड है। ध्यान से देखना जरा, ठीक है, बाकी सर्किट को नहीं बना रहा हूँ, बाकी सर्किट को छोड़ के चल रहा हूँ। अब ये देखो स्टूडेंट कि इसमें इसने साफ साफ क्या कहा है कि ऊपर मेरा +20 वोल्ट है, ठीक है, ये मेरा कितना है, ये 1200 ओम, ठीक है। करंट हमने टोटल देख ली है कि ऊपर से कितनी आ रही है, 10.1 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है, और मुझे यही वोल्टेज बताना है +-VCE, ये वोल्टेज को हमें कैलकुलेट करना है, ये तो है कहानी। अब देखो जब आप केवीएल लगाओगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये +20 लिखा है, इसका मतलब बैटरी का यहाँ पर प्लस टर्मिनल कनेक्ट है। हमें पता है कि किसी भी बैटरी में दो ही टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, अगर प्लस यहाँ कनेक्ट है मतलब ऊपर वाला टर्मिनल इसका माइनस है,
ठीक है, तो मतलब पहला टर्मिनल हमारा माइनस का है, तो मैंने केवीएल लगाते हुए कहा कि माइनस का 20, ठीक है, फिर प्लस इस 1200 ओम के अक्रॉस ड्रॉप अगर मैं कहूंगा तो 1200, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई करंट आ जाएगा आप लोगों का 10.1 मिली था, तो 10 की पावर -3, ठीक है। आगे हम और बढ़े तो हमने कहा प्लस VCE और बराबर 0, ठीक है। तो इस हिसाब से कलेक्टर से एमीटर के वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये 1.2, जब ये पावर को इधर भेजेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये 1.2 बन जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10.1 से और घटा देना इसको 20 से। तो सॉल्व कर लीजिए, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये लगभग कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए सभी लोग, फटाफट से कोशिश करेंगे आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलना है। ठीक है, चलिए, यहाँ से लगभग जो वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट होकर कितनी आ रही है स्टूडेंट, आपकी 7.88 वोल्ट आ रही है। हमारा जो आंसर आ रहा है आप लोगों का VC जो आ रहा है वो आ रहा है 7.88 वोल्ट। भाई किसी को अगर कहीं पर डाउट लग रहा हो, नहीं क्लियर हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी होगा। हाँ, अपना हाइट कम कर दीजिए, ऐसा करो कि एक बड़ा सा पत्थर मार दो ऊपर से मेरे। ठीक है, अपने आप में नीचे को बैठ जाऊंगा। ठीक है, हाँ, यूपीएमआरसी वाले क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर कम से कम आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे क्लास लेने के। 10,000 दोगे तभी क्लास ले सकते हो। 10,000 की क्लास बिक रही है, अगर लेनी है तो ले लो। साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। यूपीएमआरसी में क्या तुम्हें इतिहास भूगोल पूछने वाला है कुछ? वहाँ भी तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, जेई, आईटीआई या एई लेवल पर, हर लेवल के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, मुझे अष्टक इक्विवेलेंट बताना है, जबकि मेरे पास क्या दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। बेस 16 में मेरे पास नंबर दिया हुआ है, और कैसे दिया हुआ है ये ध्यान से देखिएगा, 6 4, ठीक है, 5 4, ये हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट आपका बेस 16 में। हमें बताना है इसका इक्विवेलेंट किस में, बेस 8 में बताना है। इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये रहा इतना। अब देखो, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने का शॉर्टकट तो कोई नहीं है, डायरेक्ट मेथड कोई भी नहीं है। या तो मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, और या तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा बाइनरी में। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं डेसिमल में जाऊं या तो बाइनरी में जाऊं। जो ऑप्शन आपको आसान लगता है वो आप अपना सकते हैं। मैंने कहा कि इस नंबर का पहले मैं क्या लिख रहा हूं, बाइनरी लिख रहा हूं। हेक्साडेसिमल से जब हम बाइनरी जाते थे, जरा याद कीजिए कि हेक्साडेसिमल से जब हम बाइनरी जाते थे, हमने क्या कहा था, आपको सिखाया भी था कि भाई 16 लिखा हुआ अगर याद नहीं भी आ रहा है, आपने कहा बाइनरी होता है 2। ठीक है, 2 की पावर कितनी रखूं कि 16 बन जाए, तो आपने कहा सर 4 रखूंगा। तो भाई हर एक डिजिट को आपको क्या लिखना है, 4 4 बाइनरी बिट्स के ग्रुप में लिखना है। 6 का बाइनरी देखूंगा तो मैं जानता हूं कि क्या आता है, आपका 110 आता है, पर मुझे लिखना 4 बिट्स में था तो मैंने एक जीरो लगा दिया। फिर मैंने कहा कि 4 का बाइनरी हम जानते हैं कि 100 आता है, और लिखना 4 बिट्स में था तो मैंने एक जीरो लगा दिया। फिर 5 का बाइनरी हमने देखा, हमें पता है कि 101 आता है, और लिखना 4 बिट्स में था तो मैंने एक जीरो लगा दिया। 4 का बाइनरी फिर से अगर मैं देखता हूं तो 100 आता है, ठीक है, 4 बिट्स में लिखना था तो एक जीरो लगा दिया। तो ये इस नंबर का आ गया है बाइनरी इक्विवेलेंट। अब अगली बात मुझे फिर याद आती है कि मैंने यहीं से कहा कि अगर मैं बाइनरी से ऑक्टल जा रहा हूं, ठीक है, बाइनरी से मैंने कहा कि ऑक्टल जा रहे हैं। ऑक्टल आपने कहा कि सर बेस 8 होता है, ठीक है, बाइनरी कितना होता है, बेस 2 होता है, तो पावर कितने लगेगी, 3 लगेगी। इसका मतलब बाइनरी नंबर्स को कितने ग्रुप में लिखना आपको, 3 3 के ग्रुप में। तो ये ग्रुपिंग आपकी जो हमेशा होगी वो राइट साइड से ही होगी। तो 3 का ग्रुप ये, फिर ऐसे ही 3 का ग्रुप, फिर ऐसे ही ये 3 का ग्रुप, ये 3 बिट का ग्रुप, ये 3 बिट का ग्रुप, लास्ट में जीरो बच रहा है, इसको चाहो तो छोड़ दीजिए। 100 किसका बाइनरी होता है, 4 का, ठीक है। 010 किसका होता है, 2 का, ठीक है। 001 किसका होता है, ये 1 का।
010 फिर किसका होता है, ये 2 का, और 110 किसका होता है, 6 का। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो ऑक्टल नंबर आ रहा है, ठीक है, गड़बड़ हुआ है जरा, हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ग्रुपिंग में फिर से एक बार चेक करता हूँ, नंबर यही था 6454। 6 का आता आपका 110, ये भी ठीक है। 4 का देखता हूँ तो ये आता आप लोगों का 0110, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को इसको क्लियर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये था आप लोगों का 6 का बाइनरी, ठीक है, ये था आपका 4 का बाइनरी, फिर ये था हमारा 5 का, और ये अगर मैं देखता हूँ तो ये था आपका 4 का। ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 6 तो आ रहा है, ठीक है। इसको जरा क्रॉस वेरीफाई कीजिए, ठीक है, कहीं पर हल्का सा कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है, या तो हम देखने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 6454, ठीक है, 1 2 3 4 5 लिखा भी सही है, 2 है, ये 6 ही तो आ रहा है। लिखना किस ऑक्टल में तो लिखना है, तो इसको जरा क्रॉस वेरीफाई कीजिए, जरा सही से लिखिए, ठीक है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, जो आप लोग आंसर लिख रहे हैं नन ऑफ दीज आ रहा है, वही मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग आंसर लिख रहे हो, इसलिए तुम्हारे चक्कर में मैं भी रुक गया हूँ। देखिएगा जो हमारे पास नंबर निकल कर आ रहा है स्टूडेंट आपका, वो आ रहा है आपका 62124। ये अपने पास ऑक्टल नंबर निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन में हल्का सा कहीं ना कहीं, क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही है, टाइपिंग में मिस्टेक है, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ एरर यहाँ पर टाइपिंग में हुआ है, या तो ये बेस लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है, या तो ये बेस लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सही है, बस ये कुछ ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो रखा है, उससे हमें मतलब नहीं है। मेन मुद्दा है कि आपको मेथड समझना है कि करना कैसे है। हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी जाना होगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हेक्साडेसिमल से अगर मुझे ऑक्टल जाना है तो पहले मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में, और फिर बाइनरी से मैं कहाँ जाऊंगा, ये बाइनरी आया था, और फिर इस बाइनरी से कहाँ जाएंगे, हम ऑक्टल में जाएंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रखा है, ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, तो अभी यहाँ से मैच नहीं कर रहा, बाकी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत नहीं था, ठीक है, हल्का सा कुछ टाइपिंग में वेरिएशन किया। सैटेलाइट पावर जनरेशन इज थ्रू, कि जो सैटेलाइट्स होते हैं इनमें जो पावर जनरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ठीक है। सबसे पहली क्लास जब लक्ष्य बैच में सैटेलाइट की चली भी थी, ठीक है, काफी लंबा टाइम हो चुका है उस क्लास को हुए, तो हमने तब भी कहा था कि सैटेलाइट में जो हम लोग पावर को देते हैं, या पावर जनरेशन जो होता है आप लोगों का, वो किसके थ्रू होता है, आप लोगों का सोलर सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है स्टूडेंट, आप लोगों का सोलर सेल के थ्रू होता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें भाई, ठीक है, और आंसर इसी तरह से कमेंट बॉक्स में देते रहें। बाकी जितने भी हमारे जेई के स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी, चाहे वो आपका इसरो हो, डीआरडीओ हो, डीएमआरसी हो, यूपीएमआरसी हो, पीजीसीएल हो, किसी भी जेई लेवल के एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं, तो डिटेल्ड बैच आप लोगों का लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। चाहे वो आरआरबी, जेई हो, यूपीएमआर, कोई भी एग्जाम आपका, हर बैच के लिए आप लोगों का डिटेल्ड क्लास आप लोगों की, देखें भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए कि व्हेन द एमीटर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है, देन द कलेक्टर करंट विल, कि उस स्थिति में कलेक्टर करंट कितना फ्लो होगा। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना था, हैं? एक मिनट मैं ही पढ़ लेता हूँ। रीड दी ऑक्टल इक्विवेलेंट, वाह बेटा वाह, ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है उसका, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेक्सा दशमलव संख्या का अष्टक समतुल्य, हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है। देखें कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो ट्रांजिस्टर का रिवर्स बायस में है, तो उस स्थिति में कलेक्टर करंट कितनी होगी, ठीक है। मैं नॉर्मल अगर ट्रांजिस्टर को कहूँ तो मैंने ये कहा कि ऐसे मेरा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ऐसे होता है ट्रांजिस्टर, जिस टर्मिनल पर एरो लगता है वो हो गया आपका एमीटर, ठीक है। बाकी ये बीच वाला टर्मिनल हम लोग जानते हैं, ये होता आपका बेस, अपर टर्मिनल होता हमारा कलेक्टर टर्मिनल, तो ठीक है। अब देखें इसी से आगे, हमने क्या कहा कि जो एमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज है, ये एमीटर बेस वोल्टेज की बात की गई है, ठीक है। ये कैसे, ये जंक्शन की बात की गई है, ये कैसा आप लोगों का रिवर्स बायस में है, ठीक है। अब रिवर्स बायस में है तो यहां से हमें पता है कि रिवर्स बायस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, अगर मैं नॉर्मल डायोड के लिए कहूं तो ये ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, ऑफ स्टेट ऑफ डायोड। कि अगर मैं डायोड की बात करता हूं तो डायोड की कैसी स्टेट को दिखाता है? ऑफ स्टेट को। और डायोड अगर ऑफ स्टेट है तो इसका मतलब इस केस में फिर करंट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब भाई अगर करंट जीरो है, अब इस बात को पकड़िएगा जरा, करंट जीरो कह दिया हमने, तो करंट जीरो है इसका मतलब इस समय पर बेस पर था ये रिवर्स, हमारी बेस करंट कितनी होगी आपकी? 0 एम्पियर होगी। और बेस करंट जीरो है तो हम यहीं से दूसरी बात ये भी जानते हैं कि कलेक्टर करंट IC बराबर क्या होता है? बीटा इंटू IB होता है। अब IB जीरो है तो IC भी कितना आएगा स्टूडेंट आपका? 0 एम्पियर आएगा। तो ये तो मैंने नॉर्मल एनालिसिस आपको करके दिखा दिया कि आ गया IC, आ गया आपका IB। मैंने क्या कहा है यहाँ से हमें पूछा क्या गया है? कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट हमारी सिंपल कितनी आएगी स्टूडेंट आपकी? 0 एम्पियर आएगी। ठीक है, कि जो कलेक्टर करंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो रखी है तभी क्वेश्चन का आंसर भी गड़बड़ा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा है आप लोगों का कि आपको पैटर्न समझना है, तरीका समझना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो मैंने पहले भी कहा आपसे कि कुछ ना कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसरो के पेपर में जनरली आपका एरर नहीं रहता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें भाई। ठीक है, जहाँ पर नहीं समझ आए पूछें, बाकी सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है स्टूडेंट आपका, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, कि कम से कम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी नीड टू एड्रेस अ 2000 मेमोरी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ते हैं और बेसिक कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट नहीं, तीन तीन सब्जेक्ट का ये सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्या कहा गया है कि मेरे पास नंबर ऑफ एड्रेस की मैंने बात की। ठीक है, कि नंबर ऑफ एड्रेस कितने हैं आप लोगों के? 2000। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब मैंने आपको क्लास में भी एक बात लिखाई थी कि किसी भी मेमोरी के साइज की अगर मैं बात करता हूँ कि साइज ऑफ मेमोरी इज इक्वल्स टू, ये होता है आप लोगों का 2 की पावर a मल्टीप्लाइड बाई डी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कुछ इस तरह से लिखा है था। ठीक है, 2 की पावर a के लिए मैंने साफ साफ कहा था कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस को, कि हमारे पास एड्रेस लोकेशंस कितनी हैं। ठीक है, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का डेटा लाइन को, कि हमारे पास डेटा लाइंस कितनी हैं। मुझे क्वेश्चन दिया भी गया है कि नंबर ऑफ एड्रेस मुझे गिवन है। भाई नंबर ऑफ एड्रेस गिवन है तो जरा बात को पकड़ो। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2 की पावर a दिया हुआ है, और कितना दे रहा है? 2000 दे रहा है। अब मुझे पहचानना है कि a की वैल्यू कितनी हो सकती है। a की वैल्यू को लिखने के लिए एक बात याद रखिएगा। ठीक है, कि ये देखें यहाँ से मैंने कहा 2 की पावर a, ये जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए किससे? 2000 से। ठीक है, तभी इतनी स्टेट्स आपकी कवर हो सकती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखो, आपने कहा यहाँ से कि अगर मैं a इज इक्वल्स टू 2000 है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू अगर हम 10 रखते हैं तो 2 की पावर 10 करोगे तो कितना आता है आपका? 1024 आता है। ठीक है, वहीं अगर a इज इक्वल्स टू आप 11 रखते हैं तो फिर हमारा 2 की पावर 11, भाई इसका दुगना करोगे तो 4 टू जा हो जाएगा 8 आप लोगों का, तो ये आ जाएगा आपका 2048। इसका मतलब है आप लोगों का कि 2000 से ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो 2048 आ रही है। तो ये किस स्थिति में आ रही है? जब a का वैल्यू कितना रखा गया आपका? 11 रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ है स्टूडेंट आप लोगों का कि हमें जो मिनिमम बिट्स कहिए या मिनिमम एड्रेस बिट्स कहिए, ये कितनी रिक्वायर्ड है आप लोगों की? ये हमें रिक्वायर्ड है आपकी 11। कम से कम जब आप 11 बिट्स का यूज करेंगे एड्रेस को लिखने के लिए, तब जाकर हम इस तरह से एड्रेस लोकेशंस डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आना था दैट इज ऑप्शन सी होगा। एक एक फॉर्मूले को ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, समझते हुए एक एक चीज को लिखते रहिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा कि द ट्रांजिस्टर डायोड रेगुलेटर सर्किट गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर आरएस फॉर प्रोवाइडिंग आईजेड, मतलब जीनर डायोड के अक्रॉस करंट दिया हुआ है। मैं हिंदी में क्वेश्चन को कह देता हूं कि एक जीनर डायोड रेगुलेटर सर्किट के लिए, ध्यान से सुनिएगा हिंदी में, एक जीनर डायोड रेगुलेटर सर्किट के लिए ये सर्किट नीचे दिया गया है, जिसमें आप लोगों को सीरीज रजिस्टर आरएस का मान निकालना है, जहां आपको साफ साफ दिया गया है कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो 10 मिली एम्प। सर्किट दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। बिहार की धरती से प्रणाम, आपको भी उत्तराखंड की धरती से प्रणाम। सर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ नहीं आता है, ठीक है। समझ तो मुझे आपकी बात भी नहीं आ रही है, हमेशा याद रखिएगा, समझ शुरुआत में कुछ नहीं आता है, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करनी पड़ती है। आप कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी, ठीक है। क्लास हमारी चाहे वो यूट्यूब से ही देख लीजिए, आप ध्यान से देखते हुए चलिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ आएगा। मत जाइए आप किसी कोर्स में, पुरानी प्लेलिस्ट उठाइए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, सबके सब इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हुए हैं आपके प्लेलिस्ट में। उनको देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे सिंपल सब्जेक्ट लगने लगेगा, ठीक है। वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर भी आ चुका है, ऑप्शन डी लिख रहे हैं और 180 लिख रहे हैं, तो 180 तो ऑप्शन सी में है शायद। हाँ 180 तो लिख रहे हो भाई, ऑप्शन डी है या ऑप्शन सी है फिर? ध्यान से आंसर, हिसाब से ऑप्शन डी है या ऑप्शन सी है? देखिए, मैंने यहाँ से क्या कहा कि मुझे इस सर्किट के रिस्पेक्टिवली अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लियर ना दिख रही हूँ तो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे आर एस, ठीक है, और ये आपको निकालना है, ठीक, ये कैलकुलेट करना है। यहाँ आपका ये 10 वोल्ट दिया हुआ है जिसमें ऊपर प्लस है, ठीक है, और नीचे क्या आपका माइनस है, ठीक है। ये जीनर डायोड के अक्रॉस करंट दी हुई है, जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6.4 वोल्ट का है, ठीक है। लोड रेजिस्टर जो लिखा हुआ है वो 640 ओम का लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी जो करंट थी ये आई जेड टी थी, जिसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है। आपको निकालना है ये सोर्स रेजिस्टेंस, हो जाएगा। देखो, आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो बात समझनी है स्टूडेंट, वो है आपकी कि अगर मेरे जीनर डायोड से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, कि जीनर से मैंने साफ साफ कहा कि करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जीनर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जीनर डायोड मेरा ऑन स्टेट में है, वर्किंग स्टेट में है। ये ऑन स्टेट में है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या आप लोगों का, यहीं से अगर मैं देखता हूँ, ऑन स्टेट है, इसका मतलब ये किसमें आप लोगों का ब्रेक डाउन की कंडीशन में है, ठीक है। क्या ऑन स्टेट है, इसका मतलब कि इसमें आपका लोगों का ये ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन में हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन से हट के पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको। ब्रेक डाउन के केस में हम जानते हैं कि अगर इस तरह से मेरा जीनर डायोड किसी भी ब्रांच में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज रेटिंग दी हुई होती है वीजेड की, तो इसका रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। और कैसे रिप्लेस होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये रिप्लेस होता है अपोजिट पोलैरिटी की बैटरीज। कहने का मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जहां एनोड था वहां बैटरी का नेगेटिव, जहां कैथोड था वहां बैटरी का पॉजिटिव, और इस बैटरी का वैल्यू कितना होता है, वी जेड होता है, ठीक है, जितना जीनर डायोड के क्रॉस दिया हुआ हो। इसका मतलब है कि अब अगर मैं इस सर्किट को बनाता हूं, ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं, तो मैंने कहा कि भाई ये चीज तो फिक्स है आप लोगों की कि ये प्लस माइनस आप लोगों का दिया हुआ था, और कितना दिया हुआ था, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये फिक्स है अपनी जगह पे। यहाँ मैंने कहा कि ये एक तरह से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ जीनर डायोड ऑन स्टेट में अपोजिट लगना था, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगेगा, तो ये ऐसे बैटरी रिप्लेस हो जाएगी कुछ, ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट भी किया। तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस, वो अपनी जगह पर एज इट इज। अब जो हमारा सर्किट बनना है, ये हमारी 6.4 वोल्ट की बैटरी आ गई, ठीक है। यही अगर मैं कहता हूँ ये कितना था, ये आर एस हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हमारा 640 ओम, ये मैंने अब आपको क्या दिया, ये सर्किट हमने इक्विवेलेंट बना दिया। अब आप सिंपल से देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हमें साफ साफ कहा है कि यहाँ करंट हमें गिवन थी, कितनी गिवन है भाई, 10 मिली एम्पियर का करंट यहाँ गिवन है, 10 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है नीचे के डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से,
यहीं पर अगर मैं आपसे अब कहता हूँ, मैंने कहा ये 6.4 वोल्ट है, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल कॉमन, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल कॉमन, मतलब इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा स्टूडेंट आप लोगों का? 6.4 वोल्ट ही आएगा। और अगर ये 6.4 वोल्ट है तो मैंने कहा अगर करंट I1 है इसके अक्रॉस, तो मैं करंट I1 को निकालता हूँ, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V है आप लोगों का 6.4 वोल्ट और R है स्टूडेंट आप लोगों का 640। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दशमलव हटाया, ये जीरो लगाया, तो ये कुल मिलाकर कितना बन रहा है स्टूडेंट? ध्यान से देखना, मेरी करंट I1 जो आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी? ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 2। इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे तो बन, या इसको अगर मैं लिखता हूँ 0.1 नहीं, इसको अगर हम देखते हैं कि मैंने इसको इतना ही रखा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मैंने 10 कहा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 3, ऐसे तो लिखोगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा भाई? 10 मिली एम्पियर करंट उधर दूसरी ब्रांच में जा रही है, और इसी तरह से अगर आप इधर भी देखोगे, यहाँ भी हमारी करंट कितनी आ रही है? फिर हमारे पास 10 मिली एम्पियर ही आ रही है। ठीक है, 1 आ रहा था, 1 इंटू तो हो जाएगा, ये जीरो लगेगा तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने यहाँ जीरो बढ़ाया तो यहाँ पावर माइनस करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 10 मिली एम्पियर आ रहा है। अब जरा एक बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है, जो ध्यान देने वाली बात है उसको देखिएगा। हमने यहाँ से सिंपल सी बात कही कि ये भी 10 है, यहाँ भी आपका 10 है, तो मतलब ऊपर से टोटल कितना करंट आ रहा है? 20 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है। हमें यहाँ वोल्टेज पता है 10 वोल्ट का है, ठीक है, हमें यहाँ वोल्टेज पता है कि 6.4 वोल्ट का है, हमें करंट पता है, तो हम रेजिस्टेंस RS भी बता सकते हैं। रेजिस्टेंस RS कितना आ जाएगा? 10 माइनस 6.4 और डिवाइड बाई आप लोगों का 20। देखो जरा इसको कैलकुलेट करके कितना बन रहा है, तो इसको कैलकुलेट करके देखें कि वैल्यू कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आप लोगों का 10 माइनस 6.4 और डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का 0.18, 0.1 मिनट, ये मिली एम्पियर में, हाँ, 18 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो चल रहा होगा 10 की पावर माइनस 3 होगा। इस हिसाब से ये आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से अगर मैं पूरा लिखता हूँ, 180 ओम हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है जो आप लोगों ने दिया है, 180 ओम आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन। ध्यान से देख लो, जिसको नहीं समझ आया है जरा पूछो फटाफट। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि करंट फ्लो हो रही है, मतलब ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट में तो डायोड ऐसे रिप्लेस होता है। आपने प्रॉपर रिप्लेस के साथ सर्किट बनाया, आपने कहा कि यहाँ 6.4 है तो यहाँ पे 6.4 वोल्ट होगा, उस हिसाब से हमने करंट निकाली। तो यहाँ भी 10 मिली एम्पियर आया, यहाँ भी 10 मिली एम्पियर, मतलब ऊपर से टोटल कितना आ रहा है? 20 मिली एम्पियर आ रहा है। मैंने यहाँ साफ साफ कहा कि मुझे इस नोड पर वोल्टेज पता है, मुझे इस नोड पर वोल्टेज पता है, बीच में करंट पता है, तो हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वही काम हमने किया और ये 180 ओम आ गया। क्लियर है इतना? ये चलिए और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमने कहा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सर्टेन बाइनरी नंबर। जरा आंसर दीजिए पहले आप लोग। टूज कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? पूरा पेपर यूआरएससी 2022 का पेपर है। ये क्या आंसर बनेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सर्टेन बाइनरी नंबर, कि एक बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। एक मेथड तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जब से हमने ये टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, और फिर इसके साथ क्या कर दो? एक जोड़ दो, वन को ऐड कर दो। ये तो एक स्टैंडर्ड मेथड था, जब हमें कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में स्टेप वाइज स्टेप करके दिखाना होता था, तो तब के लिए ये मेथड होता था। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हमारा एक मानक या स्टैंडर्ड मेथड था जो हमें स्टेप वाइज करने पर दिखाना। यहाँ हमें स्टेप्स तो नहीं दिखाने हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ, आपको करना क्या है। हमारे पास बाइनरी नंबर है 111, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से कहा 00, और फिर यहीं से हमने कहा 101। ये ऐसे हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर होना चाहिए।
बाइनरी का ही 2s या 1s निकल सकता है। आपने काम क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। कि ये स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों का होगा कि आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। आपको तब तक बिट्स एज इट इज लिखनी है जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ पहली पोजीशन पर ही 1 था, फिर कहानी खत्म हमारी कि यहाँ तो फर्स्ट पोजीशन पर ही 1 है। इसके बाद की बिट्स को क्या करना है स्टूडेंट, आपका तब तक एज इट इज लिखना है जब तक 1 ना आ जाए। ये 1 आ गया, उसको एज इट इज लिखा। इसके बाद आपको सबको कैसे लिख देना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि 0 है तो 0 का 1, 1 है तो 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर ये 1, फिर 0, 0 और 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका शॉर्टकट सीधे 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, जो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 00011 और 011। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यही हमारा राइट आंसर। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले वंस निकालें फिर इसमें ऐड करें। आप सीधे शॉर्टकट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस बार यूपीएमआरसी एससीटीयू में सिलेबस टोटल इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वालों का क्या होगा, ये इस बार नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं कि इस बार है। एससीटीयू का यही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, पेपर कॉमन होता है दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉमन पेपर होता है। तो इस बार सिलेबस नहीं आया है, वो हमेशा यही सिलेबस रहता है उनका। ठीक है, एससीटीओ के केस में, जेई के केस में तो क्या होता है आपका अलग अलग सिलेबस है, पर एससीटीओ का कॉमन पेपर दोनों ब्रांचेस का होना है, तो इसीलिए कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तो उस बात से परेशान मत होइए, बहुत हाई लेवल पर नहीं पूछता। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें, बेसिक ही क्वेश्चंस को पूछता है, तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए। आपके लक्ष्य बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफार्मर भी पढ़ाया हुआ आप लोगों को, जो आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाई हुई है, टेंशन मत लीजिए। सर्किट शोन बिलो द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी लोड व्हेन, जब आप लोगों का कंडीशंस कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात कर रहा है कि कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हमने सिंपल सी बात कही भी यहाँ से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल कैसे आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र को अगर हम लेकर चलते हैं, तो ये सिंपल कैसे आता है कि नॉर्मल केस होगा तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है, वो सेम होना चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस, या आप इसको कई बार लिखते भी हैं कि किसके होना चाहिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। जबकि अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में देखता हूँ, तो लोड रेजिस्टेंस जो आना चाहिए आप लोगों का, वो सोर्स रेजिस्टेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मीनिंग कैसे होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जैसे मैंने यहाँ से देखा भी कि जेड का वैल्यू क्या था आपका, आर एस प्लस जे एक्स एस था। ठीक है, तो जब आप लोड के बराबर इसको जब मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर एस माइनस जे ऑफ एक्स एस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लोड इम्पिडेंस निकल कर आ जाएगा, जेड एल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट आप लोगों का, इस बात का एक मीनिंग निकल कर आता है कि हमें पता है कि हमारे पास जो लोड इम्पिडेंस जेड एल था, इसकी वैल्यू क्या थी, आर एल प्लस जे ऑफ, ये यहाँ से अगर मैं देखता हूँ आर एल प्लस जे ऑफ एक्स एल। तो जरा दोनों को कंपेयर कीजिए सिंपल। ठीक है, आप कंपेयर अगर करेंगे तो आर एल की जगह पर कितना है, आर एस है। तो इसका मतलब इससे फिर हमारे पास क्या निकल के आ गया कि आर एल बराबर क्या होना चाहिए, आर एस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात को आप देखते हैं कि एक्स एल की जगह पर क्या है आप लोगों का, माइनस ऑफ एक्स एस है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एंड दूसरी कंडीशन जो आनी चाहिए, एक्स एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एस आना चाहिए। तो ये है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर अगर आप देखते भी हैं तो अपना जो आंसर ऑप्शन डी है, या ऑप्शन डी है, वहीं पर आपका राइट आंसर भी, कंडीशन आपके सामने पर है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी को नहीं समझ आ रहे हो तो वो भी पूछ सकता है।
या नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जितने भी ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, आप लोगों के लिए डिटेल्ड बैच चल रहा है। ठीक है, आप किसी भी ITI लेवल का एग्जामिनेशन, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है, हर एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का ये बैच है। आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके डिटेल में चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, आजकल आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए सेपरेट बैच है, और ITI के स्टूडेंट हैं तो सेपरेट बैच है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें लिख रहा है आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव जो होता है वो किसको नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये यूज होता है आप लोगों का टू मेजर हाई वोल्टेज। ठीक है, कि ये कहाँ पर यूज होता है स्टूडेंट आप लोगों का, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है आपका, उच्च वोल्टेज को या उच्च वोल्टता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें। ठीक है, SCTO में इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा सर, बिल्कुल पूछेगा, आपके सिलेबस डिस्कस किए हैं आपसे। ठीक है, इसी मेन चैनल पर हमारी एडी ऑनलाइन क्लासेस पर वीडियो सेक्शन में जाइएगा, जेई, SCTO और ITI के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मेंटेनर का सिलेबस रमन सर क्लासेस चैनल पर तीनों के तीनों सिलेबस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, ऑफ द लॉजिक फैमिलीज मेंशन्ड बिलो व्हिच कंज्यूम्स द लीस्ट पावर। ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि सबसे कम पावर कंजप्शन कहां पर होता है स्टूडेंट आपका, सीमॉस लॉजिक फैमिली में होता है। ठीक है, वहीं अगर आंसर हमने देखा था कि ऐसा ही क्वेश्चन क्या था कि फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली की जब बात चली थी तो वो हमारा कौन था, ECL था। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी है। ये डिटेल हम पहले देख चुके हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है स्टूडेंट आप लोगों का कि इम्पिडेंस बताना है मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, कहानी किसकी चल रही है, सीरीज RLC सर्किट की चल रही है। L दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मुझे बताना है कि ओवरऑल इम्पिडेंस कितना आएगा, जबकि स्पेसिफाई किया है कि कंडीशन रेजोनेंट की है। ठीक है, ये देखिएगा, सीरीज RLC की बात चल रही है, RL और C की बात चल रही है। ठीक है, आर है आप लोगों का 180 ओम, 180 ओम है। ठीक है, ये आप लोगों का 0.02 माइक्रो फेरेड। ठीक है, और एल है आप लोगों का 20 मिली हेनरी। तो भाई इसके रिस्पेक्टिवली अगर मैं यहाँ से देखता भी हूँ, हमें बताना है इम्पिडेंस को। ठीक है, हमें क्या बताना है, इम्पिडेंस। अगर मैं यहाँ से लिखता भी हूँ, इम्पिडेंस की अगर मैं बात भी करता हूँ तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट आपका, R प्लस, ठीक है, J इंटू XL माइनस XC। ये हमारा जनरल क्या आ जाता है, इम्पिडेंस आ जाता है। ठीक है, क्या R इज इक्वल टू J XL माइनस XC। ठीक, अब यहीं से अगर मैं देखता भी हूँ, मैंने कहा कि अगर मैं मैग्नीट्यूड भी निकालता तब भी मैं क्या कहता कि अंडर रूट ऑफ, अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड की भी बात करता, ठीक है, तो ये सिंपल कैसा आ जाता, मॉड ऑफ Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड की भी बात करते, मुद्दे की बात आती है, मैं क्वेश्चन पर आता हूं कि क्वेश्चन हमें इन दोनों में से किसी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा एट रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पर हमेशा याद रखिएगा कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ तो यह आता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव के बराबर होता है। थ्योरेटिकली कहूँ तो मैंने सिंपल सी बात कही कि इम्पिडेंस जो होता है आप लोगों का, ठीक है, इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, कि ये कैसा होता है आप लोगों का, प्योरली रेजिस्टिव होता है, मतलब आपका प्योर रेजिस्टिव, इसमें कोई भी आपका रिएक्टेंस वाली टर्म नहीं होगी। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकली देखते हैं कि हमने कहा यहाँ से अगर आप लेकर भी चलेंगे तो प्योरली रेजिस्टिव होता है। बाकी अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशंस को देखते हैं तो हमारे पास एक बात आ जाएगी कि Z बराबर जो आएगा वो सिंपल कितना आएगा, R आएगा। पर R की वैल्यू को ऊपर से देखते हैं कि R का वैल्यू कितना है भाई, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था 180 ओम, तो हमारा सीधे आंसर था 180 ओम, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जो आंसर आना था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बताना था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर।
ठीक है, आज आशुतोष सर की क्लास नहीं होगी। आशुतोष सर की क्लास है, ठीक है, टाइम पर होती है, उसी टाइम पर होनी चाहिए वैसे तो। क्या आशुतोष सर की क्लास हटी हुई है? शायद किसी कारण से हट गई होगी। वैसे आशुतोष सर की क्लास होनी, ठीक है। बाकी 11 बजे से सर की क्लास रमन सर क्लासेस चैनल पर है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, बिल्कुल देख सकते हैं। कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन सब्जेक्ट जो आपके, वो आपका पूरा पूरा काम करेगा। ठीक है, चलिए। M is the mutual inductance between coils connected in series cumulatively coupled the equivalent inductance well। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो इंडक्टिव कॉइल आपकी दी हुई है, दोनों के रिस्पेक्टिवली म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, बताइए आपको क्या बताना है? हमें बताना है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आएगा। मैं अगर यहाँ से बात भी करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल असिस्टेंट में QRSC 2022 में आए हुए क्वेश्चंस देखिएगा। दो केसेस होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के। मैंने कहा कि फर्स्ट केस को अगर मैं इस तरह से लेकर चलूँ, ठीक है, तो आपको सिंपल सी जो बात देखनी है, ये इंडक्टर L1 हो गया, ये इंडक्टर L2 हो गया। भाई दोनों के लिए जो डॉट लगा हुआ होगा वो कहाँ होगा आप लोगों का? जहां से करंट एंटर कर रही है फर्स्ट पोजीशन पर होगा। इसी बात को वो ऐसे भी बना सकता है स्टूडेंट, यहीं से इसी सेम केस को हम ऐसे भी लेकर चल सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे इसी तरह से अगर मैं बात भी करता हूँ, तो ये हमारा केस ऐसे भी हो सकता है। ये हमारे, ये आपने क्या कह दिया, डॉट कह दिया कि एंडिंग पॉइंट पर। तो दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है कि दोनों केसेस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दोनों इंडक्टर के रिस्पेक्टिवली सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे का। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सपोर्टिव केस कहिए, या इसी के रिजल्ट के बेसिस पर इसको क्या कहते हैं? एडिटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिव केस कहिए या एडिटिव केस कहते हैं। दूसरी बात जो यहीं से आती है स्टूडेंट, दूसरी बात को अगर मैं लिखता हूँ, तो मैंने क्या कहा कि कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, ये इंडक्टिव कॉइल, ये इंडक्टिव कॉइल, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहा कि एक के लिए करंट एंटर कर रही है, दूसरे के लिए लीव कर रही है। वहीं दूसरी बात हमने क्या कही कि पहले के केस में करंट जहां से लीव कर रही होगी, दूसरे के लिए क्या कर रही होगी? एंटर कर रही होगी। ये L1, ये L2, तो ये L1 और ये L2, तो इन दोनों में से भी कोई भी केस हो सकता है। तो यहाँ हमने कहा कि ये हमारा कौन सा केस होता है? ये हमारा अपोजिशन का केस होता है। ठीक है, ये हमने क्या कहा, ये हमारा क्या आ जाएगा? अपोजिशन का केस आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस आप लोगों का सपोर्टिव होता है, एक आपका अपोजिशन का होता है। सपोर्टिव केस में एडिशन होता है, अपोजिशन के केस में क्या होता है आप लोगों का? सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम इसे सब्ट्रैक्टिव केस भी कहते हैं। इतनी कहानी ठीक है। अब देखें, एडिटिव केस में या सपोर्टिव केस में क्या होता है? जब हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की बात करते हैं, यहां से अगर मैं L इक्विवेलेंट को लिखता हूं, तो ये सिंपल कैसा आता है? फर्स्ट इंडक्टर प्लस सेकंड इंडक्टर और प्लस आ जाता है आपका ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M। ठीक है, यहां से अगर मैं लेकर चलता हूं, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं अपोजिशन के केस को, अगर मैं देखता हूं, मैंने सिंपल सी बात क्या कही आपकी? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आता है आप लोगों का, ये आ जाता है L1 प्लस L2, और ये आ जाता है स्टूडेंट आपका माइनस का 2M। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो आप लोगों की पोलैरिटी होगी वो अपोजिट होगी। ये दो केसेस में इस तरह से आप लोगों का फॉर्मूला पूछता है। आपको सिंपल सी बात पूछी गई थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके केस को लेकर चलता हूँ, तो जिस पॉइंट से यहाँ करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से भी करंट क्या कर रहा है? डॉट से एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस है आप लोगों का? सपोर्टिव या एडिटिव केस है। तो हमारा जो आंसर आएगा L1 प्लस L2 और प्लस 2M आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा गया है, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर।
ठीक है, जो राइट आंसर निकल के आएगा दैट इज ऑप्शन ए होगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए कोर्स का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को पिन भी किया हुआ है, तो आप वहां से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, या आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो कल ही एक शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपने इसी चैनल पर अपलोड भी किया था। टनल डायोड जो आप लोगों का यूपीएमआरसी का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, और ऐसे ही आप लोगों का चाहे वो कोई भी टेक्निकल एग्जाम है, टनल डायोड के लिए अक्सर क्वेश्चन हमें पूछता भी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, वीडियो सेक्शन में वो सेव है, वो भी काफी हेल्प आपको करेगा। तो आंसर आना है स्टूडेंट आप लोगों का कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो होता है या नेगेटिव रेजिस्टेंस आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो कैसे होता है ये ध्यान से देखिएगा। हमने सिंपल सी बात कही कि टनल डायोड के लिए अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती है। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आता है, ये ऐसे कुछ बनकर आता है। इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए अगर हम देखते भी हैं, यहाँ से हमने कहा भी ये हमारी करंट की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू है, तो ये आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी करंट की मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू है, तो ये हमने कहा वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, किस वोल्टेज लेवल पर ये वैल्यूज आई हैं, यहाँ से हमने कहा ये हमने कहा कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, डिटेल के लिए आप लोग वो वीडियोस में वो शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, भी कल का ही रिकॉर्डेड है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट रीजन होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जहाँ तक आपकी वोल्टेज बढ़ने के साथ हमारी करंट भी बढ़ रही है। ठीक है, इस रीजन को कहते हैं स्टूडेंट आपका लीनियर रीजन। ठीक है, ये कौन सा रीजन होता है आप लोगों का, लीनियर रीजन होता है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, लीनियर रीजन है। वहीं दूसरी बात पर अगर मैं आता हूं कि मैंने यहां से देखा, हमने सिंपल सी बात कही कि इस रीजन में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज तो आगे को बढ़ रहा है, पर करंट बढ़ने की जगह क्या हो रही है, घट रही है। ऐसे रीजन को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। ठीक है, यही रीजन कौन सा होता है आपका, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है। ठीक है, इसी के बाद आगे अगर मैं और आगे बात करता हूं, मैंने कहा नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे तो इसके बाद जब हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ने पर फिर से क्या होने लगता है, करंट बढ़ता है। ठीक है, पर कैसे बढ़ता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। ये होता हमारा एक्सपोनेंशियल रीजन। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल रीजन कहते हैं। ठीक है, कौन सा रीजन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल रीजन आ जाता है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं भी, इस हिसाब से अगर हम लेकर भी चलते हैं, तो हमें कहा गया है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन तो मैं बता चुका हूं कि टनल डायोड में होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का जो मेजर एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो होता है आपका माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज पर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इसे जनरली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट की बात अगर मैं टनल डायोड के लिए करता हूं, तो इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का जो सेंटर पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट भी होता है। बाकी डिटेल जैसे मैंने कहा कि एक शॉर्ट वीडियो आपका अपलोड हो रखा है, उसे आप जरूर देखें। वहां से आप लोगों को टनल डायोड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये जनरली क्या आ जाना था, आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाना। ठीक है, मैं यहाँ डायोड्स के सिंबल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। शॉर्ट की डायोड लिखा हुआ है तो इसका सिंबल ऐसे बनता है भाई। ठीक है, कि यहाँ से आपको ये प्रॉपर एस बनाना है। पिन डायोड की बात करता हूँ तो ये आप लोगों का सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये पिन डायोड का सिंबल आता है। वोल्टेज वेरिएबल की बात की है, मतलब वैरेक्टर डायोड की बात कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे सिंबल आता है। टनल डायोड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से ये ऐसे कुछ सिंबल आता है। ये भी ज़रूर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पूछता है। क्या इतना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चाहे आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, चाहे जेई या एई की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों के लिए सेपरेट बैचेज हैं स्टूडेंट आपके। डिटेल्ड बैचेज हैं जिनमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट डिटेल में आपके पढ़ाए गए हैं। ठीक है, इसमें तो अभी ये नया बैच है, क्लासेस चल रही हैं।
यहाँ मैक्सिमम चीज़ें हो रखी हैं और आपके रेगुलर रिवीजन क्लासेस लगभग 4 से 5 घंटे की डेली चल रही हैं, ठीक है? तो आजकल आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डिस्काउंट कोर्सेज़ पर चल रहा है, तो आप लोग और डिटेल में एक-एक सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ने के लिए अपने रिस्पेक्टिव बैच में जा सकते हैं। आईटीआई के स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बैच में और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके जेईई या एईई के स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Purpose of wait stage used in interface of microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर में वेट स्टेट का प्रयोग क्या होता है? हमने अच्छे से पढ़ा है कि वेट स्टेट यूज होती है कहाँ पर? जहाँ हमारी दो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होती है, ठीक है? तो पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ही हमारा क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर में वेट स्टेट का यूज होता है, ठीक है? अब हमने यहाँ से देखा भी कि ये क्या कह रहा है आपको, इंटरप्ट के लिए होता है इंक्रीज द स्पीड या स्लो डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए। ये ऐसे डिवाइस जिनका ऑपरेशन या जो ऑपरेट कैसे करते हैं आपके धीरे धीरे करते हैं, उनको कनेक्ट कराने के लिए हम जनरली इसका यूज करते हैं। कितना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SCR इज टर्न्ड ऑफ बाय, ठीक है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। इसको कैसे ऑफ किया जाता है या किस तरह से इसको टर्न ऑफ करते हैं? एक मिनट आप लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का कि कैसे इसको टर्न ऑफ करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फटाफट से बताइए कि कैसे इसको टर्न ऑफ की बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन कई बार टर्न ऑन का भी पूछा। मैंने सबसे पहले बात कही कि एस आर को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो एस सी आर का आप लोग आंसर देते रहे, मैं तब तक कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। एस सी आर की अगर मैं फुल फॉर्म पर जाता हूँ स्टूडेंट, तो ये होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है? ये क्या होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। अगर मैं इसके जनरल कुछ पॉइंट्स पर बात करता हूँ, ये होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में, ठीक है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर इसका ऐसे दिखता है, ठीक है? मैं यहाँ से कहूँ भी तो ये कुछ इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर इसका दिखता है। ये हो गया पी, ठीक है, फिर एन, फिर आपका पी और ये आ गया आपका एन, ठीक है? तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से 3 टर्मिनल्स भी आपके डिफाइन होते हैं। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया आपका गेट, ठीक है? तो सबसे पहले इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर ही हमें कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं आपकी? 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं। फिर नंबर ऑफ जंक्शंस की बात अगर मैं करता हूँ, तो मैंने कहा ये पहला जंक्शन पी और एन का, ये दूसरा जंक्शन आपका और ये आ गया आपका तीसरा जंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास कितने जंक्शंस होते हैं? 3 जंक्शंस होते हैं। डिप्लीशन रीजन भी पूछेगा तो वो भी कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। टर्मिनल्स की बात करता हूँ तो ये भी कितने होते हैं स्टूडेंट आपके? 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है? अब ये टर्मिनल्स को अगर मैं देखता भी हूँ कि ये 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला टर्मिनल हमने कहा कि ये होता आपका एनोड। दूसरे टर्मिनल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता आपका कैथोड, ठीक है? और तीसरे टर्मिनल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता आप लोगों का गेट टर्मिनल, ठीक? यहीं से इसके सिंबल को या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं देखता हूँ कि इसके सिंबल की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि ऐसे आप लोगों का ये हमारा क्या होता है, इसका सिंबल होता है। ये 2 टर्मिनल आ गए और ये थर्ड टर्मिनल इस तरह से हमने ये गेट टर्मिनल दिखा दिया। ये हो गया एनोड, ठीक है? ये हो गया आपका कैथोड। यहीं अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि अगर मैं लेकर भी चलूँ, तो मैंने कहा कि एक डायोड या एक जंक्शन मेरा यहाँ बन रहा है, एक डायोड मेरा यहाँ बन रहा है, या एक जंक्शन यहाँ है और एक जंक्शन या एक डायोड मेरा यहाँ है। तो कई बार हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखता भी है कि इसके इक्विवेलेंट सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास बात निकल कर आती है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे 3 डायोड कैसे लगे हुए हों, बैक टू बैक लगे हुए हों, ठीक है? कि अप्रॉक्सीमेट या इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं तो 3 डायोड बैक टू बैक लगे हुए। वहीं 2 ट्रांजिस्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, इसी स्ट्रक्चर में मैं 2 ट्रांजिस्टर्स को लेकर चलता हूँ, तो हमने साफ-साफ कहा कि ये हमारा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर ये पीएनपी और एक ट्रांजिस्टर अगर आप देखेंगे तो ये एनपीएन। तो अपने पास यहाँ पर कैसे लगे हुए होते हैं स्टूडेंट?
2 ट्रांजिस्टर्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। और कैसे लगे हुए होते हैं इसमें भी ध्यान से देखेगा कि यहाँ हमने क्या कहा कि ये अगर एनपीएन आ रहा है तो एमीटर बेस और कलेक्टर, और ऊपर से एमीटर बेस और कलेक्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके एंटी सिमेट्रिकली लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये कैसे लगे हुए होते हैं आपके एंटी सिमेट्रिकली, मतलब एक दूसरे के कैसे जुड़े हुए होते हैं, आपके अपोजिट जुड़े हुए होते हैं। अब बात आती है, ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। मैं इसी तरह से बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के आंसर की। क्वेश्चन हमने क्या कहा कि इसको टर्न ऑफ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ से कहा भी कि इसको टर्न ऑफ की अगर बात आती है, मैंने सबसे पहले कहा कि इसको टर्न ऑन कैसे कर सकते हैं। ऑन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट पल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, अप्लाई गेट पल्स। जनरली हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, गेट पल्स को अप्लाई करते हैं। वही मैंने दूसरी बात क्या कही कि अगर हम इसको टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, तो इसको टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग भाई सिंपल सा जस्ट अपोजिट काम करेंगे, रिमूव कर देंगे किसको, गेट पल्स को। गेट पल्स अगर हमारी रिमूव हो जाए तो हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एनालॉग वोल्टेज, वो एनोड वोल्टेज, या आपका रिमूविंग गेट सिग्नल या रिमूविंग गेट पल्स। तो अपना जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट आपका वो ऑप्शन। कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आप लोगों के एससीआर के बीच में, और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जितना हम लोग लिख सकते थे स्पेस था वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया। बाकी आगे के क्वेश्चंस में भी इसी तरह की चीज़ देखते रहेंगे, इसको फटाफट से नोट कर लें। ठीक है, जैसे और भी चीज़ें होती हैं कि 3 ऑपरेटिंग मोड होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखते रहेंगे। ये रहा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। हमारे पास यूआरएससी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इसरो के एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, खासकर सुन ले, आपको बेसिक 1 से 2 क्वेश्चन मशीन का इस तरह से ज़रूर देता है, ठीक है। इसीलिए आपको सिलेबस में आपके कोर्स में पढ़ाई भी गई है, चाहे वो आईटीआई में हो चाहे वो जेई में हो, दोनों जगहों पर आप लोगों का प्रॉपर पढ़ाया गया है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के मेथड पर बात चल रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, बाय यूजिंग एन इंडक्शन मोटर, या जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, पोनी मोटर भी कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड आता है आप लोगों का बाय यूजिंग जो आप लोगों का डीसी मशीन या डीसी सोर्स होता है उसके थ्रू भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा आप लोगों का कि डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके भी हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ अगर आप आंसर पर जाएंगे तो आपके चारों के चारों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो चारों मेथड हैं, डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड, जो आप लोगों का ये फर्स्ट वाला भी है, ठीक है। यहीं से अगर मैं कहता हूँ तो सेकंड वाला भी है, और थर्ड अगर मैं कहता हूँ कि डैम्पर वाइंडिंग का यूज़, तो ये भी है। तो अपने पास आंसर आना था आप लोगों का ऑप्शन डी कि सारे के सारे मेथड आपके स्टार्ट करने के लिए डीसी मोटर को यूज़ होते हैं। भाई ध्यान से देखते रहें क्वेश्चंस को, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर के आए हुए क्वेश्चन। रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 8 बिट इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, आपको रेंज बताना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, तब तक आप आंसर देते रहिएगा। हमने कहा रेंज की बात, रेंज का क्वेश्चन हमें पूछता है और प्रॉपर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाया भी गया है, ठीक है। हमने कहा भी था कि 3 तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है किसी भी बाइनरी नंबर को लिखने का तरीका, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरी बात आती है आप लोगों की, यहीं से अगर मैं देखता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कैसे आ जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वहीं तीसरी बात पर अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाता है आप लोगों का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का थर्ड, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड आ गया आप लोगों का, फिर यहीं से वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, और फिर आ गया आप लोगों का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। एक एक करके इनकी रेंजेस को अगर मैं देखूं तो साइन मैग्नीट्यूड की तो रेंज होती है माइनस पावर n-1 से लेकर आप लोगों का प्लस 2 की पावर n-1 और -1 तक। ये रेंज होती है आपकी किसकी, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू आती है, -2 की पावर n-1 -1 से लेकर आप लोगों का
ठीक है, प्लस 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 1 तक। ये हमारी किसके लिए आ गई आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट के। थोड़ा सा चेंज, माइनर सा चेंज आपका टूस कॉम्प्लीमेंट के केस में आता है। तो ये होता है आपका माइनस 2 की पावर n माइनस 1 से लेकर आप लोगों को, ठीक है, प्लस 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 1 तक। ये हमारी क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। अब n हमारी यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि बाइनरी में n जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स को या नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। भाई उस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा भी, तो मैंने कहा कि मुझे कोई हिसाब दिया हुआ था कि n का वैल्यू कितना आप लोगों का 8 है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे माइनस 2 की पावर 8 माइनस 1 से लेकर आप लोगों का प्लस 2 की पावर 8 माइनस 1 और ये आपका माइनस 1। जरा इसको सॉल्व, ये कितना बन रहा है आप लोगों का 7 हो जाएगा, तो 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है माइनस 128 से लेकर आप लोगों को, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका प्लस के 127 तक। ये रेंज हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर अगर हम देखते भी हैं, आंसर कौन सा आ रहा है आपका, हाँ ठीक तो है, प्लस 127 और माइनस 128, ये क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास आपकी 9 बजे से चल रही है। इससे पहले आपकी 7:30 बजे से क्लास मनीष सर की चल रही थी, जो कि रमन सर क्लासेस चैनल पर। ये क्लास अभी आपकी 4 दिन की मैराथन है, सेम इसी टाइम पर 9 से 11 बजे तक चलते रहेगी, ठीक है। इसके ठीक बाद रमन सर क्लासेस चैनल पर फिर दूसरी क्लास होगी आपके आशुतोष सर की। ये रहा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन को और जरा आंसर दीजिए। भाई जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। प्रो के यूआरएससी सेंटर के ही 2022 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या देखें, हमें क्वेश्चन क्या लिख रहा है स्टूडेंट आप लोगों का, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द वोल्टेज दैट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम्प की बात कर रहा है, जो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये दो इनपुट टर्मिनल होते हैं इसमें, ठीक है। और एक क्या होता है आप लोगों का आउटपुट टर्मिनल होता है। ये इनपुट टर्मिनल जो होता है वो इन्वर्टिंग होता है। ये जो इनपुट टर्मिनल है आप लोगों का, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है। ये आ जाता है नॉन इन्वर्ट और ये आ जाता है आपका आउटपुट, दोनों हमारे ये इनपुट, ठीक है। क्या हमने कहा कि हमें पूछ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सबसे पहले मैंने कहा कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता था स्टूडेंट आपका, कि वो आउटपुट वोल्टेज जब हमारा इनपुट कैसे है, ये अगर 0 वोल्ट आ रहा है, और इस केस में अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज, भाई जब इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होना चाहिए था, पर आउटपुट नॉन जीरो आ रहा है, इस समय पर आउटपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा है। तो आउटपुट की इसी वैल्यू को हमने क्या कहा था कि ये जो नॉन जीरो वैल्यू है, यही हमारी क्या वैल्यू होती है आपकी, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, ठीक है। और इसी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, इसी को नल करने के लिए कुछ इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, और इसी इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज किस चीज़ के लिए दिया जाता है आपका, किसी भी आउटपुट को या आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आना था ऑप्शन बी। आप अपने नोट्स को उठाकर देखिएगा, जो स्टूडेंट पहले के पढ़े हुए हैं, एज इट इज चीज़ें आपके नोट्स में आपको लिखाई हुई हैं, ठीक है, जो कि आपका 2022 में पेपर में आया हुआ भी है। एक एक चीज़ को ध्यान से लिखते रहिएगा और समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों को कह दूं कि आप लोगों के डिटेल्ड बैच, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी चीज़ें आप लोगों के इन 2 बैचेज में प्रोवाइड है। वो आपका आईटीआई के लिए बैच है या आप लोगों का जेई के लिए बैच है। आजकल डिस्काउंट भी आपका चल रहा है, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। और आप अपने सब्जेक्ट्स को, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड हैव, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की गई है। देखो
आपको तो क्वेश्चन एक पूछा है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके दिखा देता हूँ। मुझे कह रहा है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन के रिस्पेक्टिवली आंसर दीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बताता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन लिख कर दे देता है कि वोल्टेज गेन कैसे होगा, ठीक है, वोल्टेज गेन कितना आता है, ठीक है। हमें इसी तरह से लिख देता है कि बैंडविड्थ कितनी होती, ठीक है। ये देखेगा कि हमें अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो आ गया बैंडविड्थ। इसी तरह से हमें पूछ देता है कि इनपुट इम्पीडेंस कैसे होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पूरी ना सही, ठीक है। फिर इसी तरह से हमें क्वेश्चन पूछता है कि आउटपुट इम्पीडेंस कैसे होगा, ठीक है। यहीं से हमने क्या कहा, आउटपुट इम्पीडेंस भी हमें हमें इसी तरह से स्ल्यू रेट भी पूछ देता है, ठीक है। हमें क्या पूछ देता है, स्ल्यू रेट। हमें इसी तरह से कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी पूछ देता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हैं, और भी पैरामीटर्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं। हमने कहा कि जो वोल्टेज गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है, बैंडविड्थ भी इन्फिनिटी होती है, इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है, स्लू रेट इन्फिनिटी होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये इन्फिनिटी। ये वोल्टेज गेन आ गया, फिर बैंडविड्थ आ गई, इनपुट इम्पीडेंस आ गया, आउटपुट इम्पीडेंस आ गया, स्लू रेट आ गया, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आ गया। ये सारे पैरामीटर हैं आप लोगों के आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो हम अगर ऑप्शन से देखते हैं तो लो इनपुट लिख रहा है, जबकि इनपुट लो नहीं हाई होता है। हाई ओपन लूप गेन होता है, बिल्कुल से। हाई आउटपुट इम्पीडेंस नहीं बल्कि लो होता है। तो ऑल ऑफ द अबव का तो मतलब ही नहीं बनता। हमारा जो आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन, कि जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन। कितना ध्यान से देखें, एक एक चीज को समझते हुए चलें। जहाँ पर नहीं समझ आए वो बात आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको पैरामीटर्स को नोट कर लीजिए, एग्जामिनर आप लोगों को इस तरह से तभी है। ये सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जीनर करंट इज, ठीक है। ये जो जीनर करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, या जीनर करंट का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, डिटरमाइंड बाय जीनर डायोड, या इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, या लिमिटेड होता है आपका एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस से, या इंडिपेंडेंट होता है आप लोगों का किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस, कि सर्किट रेजिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है। हमें स्टेटमेंट पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से अगर लेकर भी चलूँ तो कुछ इस तरह से मैंने जीनर डायोड को पहचाना, जीनर डायोड को देखा, ये कुछ इस तरह से आता है आपका, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ से अगर हम कहते भी हैं, ये हमारा क्या आ गया, लोड रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये यहाँ से मैं ऐसे सर्किट को लेकर चलता हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया सोर्स रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, ये इसके अक्रॉस जीनर डायोड वोल्टेज वी जेड, यहाँ से हमने कहा ये सोर्स वोल्टेज वी एस हो गया, यहाँ से ये आपका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट हो गया, ठीक है। देखिएगा क्या आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। इसी में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ से कहा भी, करंट आ गई सोर्स करंट आई एस, यहाँ आ गई आपकी जीनर डायोड करंट आई जेड, और ये आ गया आप लोगों का लोड के अक्रॉस करंट आई एस, ठीक है, लिमिटेड बाय एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस। वेरी गुड। अब देखें, तो यहाँ से अगर बात भी करता हूँ स्टूडेंट, इस बात को अगर मैं लिखता भी हूँ तो मैंने एक बात देखी कि ये टोटल करंट आ रही थी, इससे कुछ नीचे जा रहा था और कुछ आपका यहाँ आगे जा रहा था। वही मैं कह सकता हूँ कि जो सोर्स करंट होती है दैट इज इक्वल्स टू जीनर डायोड करंट प्लस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट, यही होगा। अब इसमें भी मैंने साफ साफ कहा कि हमारा सोर्स तो फिक्स है, ठीक है भाई, ये जब तक हमारा इनपुट फिक्स होगा तो ये करंट भी फिक्स होगी। अब आगे की कहानी पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मैंने कहा कि अगर जीनर डायोड करंट आपकी कम है, दोनों ब्रांचेस पैरेलल में थी, तो इसका मतलब लोड करंट कैसी होगी आपकी, मिनिमम होगी, ये ज़्यादा होगी। वहीं मैंने दूसरी बात क्या कही कि अगर हमारी जीनर डायोड वाली करंट ज़्यादा है तो भाई हमारा इसका मतलब क्या है कि लोड वाली करंट कैसी होगी आपकी, मिनिमम। अब ये कहानी कब आएगी स्टूडेंट, ये कहानी आएगी तब करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक है। करंट मिनिमम है, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस कैसा आपका मैक्सिमम। बात समझ आई। तो इसका मतलब क्या है कि लोड रेजिस्टेंस जैसे चेंज होगा वैसे आई एल चेंज होगा, और जैसे आई एल चेंज होगा वैसे आई जेड चेंज होगा। तो जीनर डायोड करंट जो लिमिट कर रही है, लिमिटेड आ रही है, वो किससे आ रही है आपकी,
लिमिटेड बाय द एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस और दैट इज लोड रेजिस्टेंस। वो भी कौन सा रेजिस्टेंस आपका? लोड पर लगा हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपका राइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट आप लोग लाइव बने रहें, कल भी क्लास सेम टाइम पर आपकी सुबह 9 बजे से रहेगी। क्लास आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनके कुछ भी सब्जेक्ट अभी भी वीक चल रहे हैं, तो आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो इस बैच को ज्वाइन करते हैं। जेई और एई के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैचेस में किसी भी तरफ को जाने के लिए आप लोग डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन एडी ऑनलाइन क्लास। दोनों सेपरेट बैच है, दोनों में सेपरेटली डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर करें। 2022 के ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन थे। इसी से आगे के क्वेश्चन कल सेम टाइम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट हम लोग। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।